हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज एक नया चैप्टर। इकोलॉजी का ही पार्ट है, ठीक है। और ये चैप्टर जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उतना ज़्यादा ईजी भी है। जिस चैप्टर का नाम है इकोसिस्टम, ठीक। बहुत ही ईजी भी है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। मैं जो कुछ भी पढ़ा रही हूँ बस ये एनसीईआरटी बेस्ड शॉर्ट नोट्स हैं। जो कुछ भी है ये सिर्फ एनसीईआरटी से है ये, ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उसका आंसर दूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर जिसका नाम है इकोसिस्टम, ठीक। इकोसिस्टम होता क्या है अब उसके बारे में पढ़ते हैं। एन इकोसिस्टम इज a functional unit of nature where living organism interact with other with the physical environment, ठीक है। जो इकोसिस्टम है ये फंक्शनल यूनिट है नेचर का ये फंक्शनल यूनिट है जिसमें क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं एक दूसरे से इंटैक्ट करते हैं या फिर जो फिजिकल इन्वायरमेंट है अपने सराउंडिंग के इन्वायरमेंट से उनसे इंटैक्ट करते हैं। जैसे आप जहाँ कहीं बैठे हैं आप भी एक किसी इकोसिस्टम में हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप कोई काम कर रहे हैं तो आप भी अपने सराउंडिंग में, चाहे इंसान आपके बगल में बैठे हैं या कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है वो, या फिर कोई और सारी चीज़ें हैं। जैसे फिजिकल इन्वायरमेंट इन द सेंस ये है कि जो भी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है वो क्या है, आपका इकोसिस्टम है, ठीक है। आप अगर लाइब्रेरी में हैं तो वो आपका एक इकोसिस्टम है, वहाँ बुक्स है, वो आप वहाँ स्टडी कर रहे हैं तो ये एक इकोसिस्टम है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे जो टॉपिक है इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कि इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर्स क्या हैं, क्या क्या फंक्शन है, अब उसको पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, कितने टाइप के इकोसिस्टम होते हैं। पहला टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, मैन मेड इकोसिस्टम, ठीक है। हम एक एक करके पढ़ते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से ये लग रहा है कि जो भी इकोसिस्टम बन रहा है वो लैंड पे होगा। जैसे एग्जांपल दिया है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट। जंगल भी इकोसिस्टम है, ये तो नेचुरल इकोसिस्टम हुआ। ग्रासलैंड भी है, डेजर्ट भी इकोसिस्टम है, ठीक है। एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं तो ये पानी के अंदर की बात की जा रही है। जैसे पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, वेटलैंड हो गया, रिवर एंड सेंचुरीज। मैन मेड इकोसिस्टम का मतलब है कि ह्यूमन बीइंग एक इकोसिस्टम बना रहा है नेचर में, ठीक है, इन्वायरमेंट में। जैसे कि क्रॉप फील्ड हो गया, एक्वेरियम हो गया। हम क्रॉप फील्ड किसी चीज़ की खेती करते हैं वो भी एक इकोसिस्टम है, ठीक है। उस पर भी कई सारे ऑर्गेनिज्म डिपेंड हैं उस क्रॉप पे, ठीक है। कई सारी सर्वाइबिलिटी हैं वहाँ से। और एक्वेरियम तो सब जानते हैं कि आप फिशेस रखिए, प्लांट्स रखिए, वो भी एक इकोसिस्टम है, मैन मेड इकोसिस्टम है, नेचुरल नहीं। क्योंकि नेचुरल तो पॉन्ड, लेक होंगे, वेटलैंड्स होंगे, रिवर होंगे, ये सब नेचुरल इकोसिस्टम है। बट एक्वेरियम जो है वो मैन मेड इकोसिस्टम है। आगे चलते हैं। इंटायर बायोस्फीयर इज रिगार्डेड एज ग्लोबल इकोसिस्टम। पूरा बायोस्फीयर जो भी पूरा हमारा अर्थ है वो इंटायर, अगर उसका बायोस्फीयर में देखते हैं कि क्या है, वो क्या है, ग्लोबल इकोसिस्टम है। इन एन इकोसिस्टम बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट इंटैक्ट एंड फंक्शन यूनिट एज ए यूनिट, ठीक है। क्या होता है कि इकोसिस्टम में जो बायोटिक होते हैं मीन्स लिविंग थिंग्स, और एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स का जो कंपोनेंट है वो इंटैक्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से मिलते हैं और क्या बनाते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, यूनिट बनाते हैं ये इकोसिस्टम का। वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्युपाई डिफरेंट लेवल, इसका स्ट्रेटिफिकेशन फॉर एग्जांपल इन फॉरेस्ट ट्री ऑक्युपाई टॉप स्ट्रेटा लेयर, सब्स द सेकेंड एंड हर्ब्स एंड ग्रासेस द बॉटम लेयर। क्या होता है स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब है ना, समझिए सीढ़ी, इस तरीके से वर्टिकल में छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन मीन्स लेयर बाय लेयर, ठीक, स्टेप बाय स्टेप। जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं ना स्टेयरकेस पे तो क्या होता है स्टेप बाय स्टेप, क्या होता है पहले नीचे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस तरीके से उससे बड़ा, तो इसे हम बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। तो क्या होता है कि यहाँ पे क्या होगा, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि आपको वर्टिकली क्या डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, डिफरेंट स्पीसीज का क्या होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो ऑक्यूपाई करते हैं डिफरेंट लेवल। मान लीजिए इस वाले पार्ट में कोई दूसरा स्पीसीज है, छोटा है, उससे बड़ा पार्ट ये होगा, उस पर दूसरा स्पीसीज है, उससे बड़ा पार्ट है कि ये होगा उसका दूसरा। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिया गया है कि फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में जो ट्री होंगे सबसे बड़े बड़े ट्री जो होंगे ऊपर होंगे वो, फिर उसके बाद कौन आएंगे, हर्ब्स आएंगे, हर्ब्स यहाँ होंगे, और जो सर्ब्स होंगे तो सबसे नीचे होंगे ना, ग्रासेस सबसे नीचे होंगी ना, ये
इस तरीके से क्या बनेगा, एक स्ट्रेटिफिकेशन बनेगा। मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेज, मतलब डिफरेंट डिफरेंट बोल सकते हैं कि लेवल पे क्या होंगे, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होंगे, स्पीसीज होंगे प्लांट्स के, स्ट्रेटिफिकेशन में ही बताया गया है। पॉन्ड की बात करते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में, ये नेचुरल एक्वेटिक इकोसिस्टम है। ए पॉन्ड इज अ सॉलो सिंपल सेल्फ सस्टेनेबल वाटर बॉडी दैट एग्जिबिट ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। ठीक है, जितने भी बेसिक कंपोनेंट है सारा दिखाता है ये। जैसे कि पॉन्ड में क्या है, चलो पॉन्ड तो हर कोई देखा होगा, तालाब। ठीक, क्या होता है कि वो बहुत ही सिंपल रहता है देखने में, पानी एकदम रहेगा, साइड साइड में मिट्टी बहुत वेट रहेंगी, गीली रहेंगी। अपना सेल्फ सस्टेनेबल का मतलब वो अपना इकोसिस्टम खुद मेंटेन करता है, कैसे खाना बनाना है, कैसे और सारे प्रोसेसेस करना है, कैसे डिकम्पोजिशन करना है, कैसे एनर्जी फ्लो कराना है, कैसे न्यूट्रिएंट को मेंटेन करके रखना है, वो सारा काम क्या करता है, पॉन्ड खुद ही करता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, उसमें सारे जितने भी बेसिक कंपोनेंट है इकोसिस्टम की, वो सारे उसमें क्या होते हैं, पॉन्ड में होते हैं। इसीलिए लिखा गया है सेल्फ सस्टेनेबल, कि पॉन्ड में हमें कुछ बाहर से ऐड नहीं करना पड़ता, हमें उसमें अलग से खाना नहीं देना पड़ता कि हम खाना देंगे तो पॉन्ड के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपना आगे की साइकिल करेंगे, नहीं, वो खुद खाना करेंगे, खुद ही एनर्जी फ्लो करेंगे, खुद ही जो भी डिकम्पोजिशन करना करेंगे, जो भी एनर्जी अच्छे से फ्लो कराना है, जो भी मिनरलाइजेशन कराना है, सारा काम करेंगे, जितना न्यूट्रिएंट मेंटेन करना है सब कुछ पॉन्ड खुद अकेले करेगा। आगे चलते हैं। एबॉयटिक कंपोनेंट, एबॉयटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग कंपोनेंट। ठीक है, जैसे कि वाटर हो गया, सॉइल हो गया, जो डिपोजिट है, ये क्या है, एबॉयटिक कंपोनेंट है इकोसिस्टम में। क्लाइमेटिक कंडीशन, जो हमारा क्लाइमेट है कैसा है, सोलर इनपुट, साइकिल ऑफ टेम्परेचर, डे लेंथ, मतलब कि सोलर इनपुट का मतलब सनलाइट कितना आ रहा है, साइकिल ऑफ टेम्परेचर की टेम्परेचर कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है डे टाइम में। ठीक है, ये डे लेंथ इन द सेंस कि क्या होता है, ठंडी में दिन क्या होते हैं, छोटे होते हैं, गर्मी में दिन बड़े होते हैं, तो ये डे लेंथ की बात बोली जा रही है। ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट में बात करते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, सम एल्गी एंड द फ्लोटिंग सबमेर्ज्ड एंड मार्जिनल प्लांट। ठीक है, जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं कि ऐसे पेड़ पौधे जो खुद पानी में क्या करते हैं, खुद से फ्लोट करते रहते हैं, इन्हें बोलते हैं हम फाइटोप्लैंक्टन। कुछ एल्गी होते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या है कि वो ऐसे प्लांट्स जो खुद खाना बना रहे हैं, ऐसे कंपोनेंट जो खुद ही अपना क्या कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं और दूसरों को भी दे रहे हैं और खुद भी खा रहे हैं। ठीक है, तो फाइटोप्लैंक्टन हो गया, सम एल्गीज हो गई, एंड द फ्लोटिंग, फ्लोटिंग में क्या होता है कि ऐसे पौधे जो पानी चल रहा है तो उसमें फ्लोट कर रहे हैं इधर उधर। ठीक है, सबमेर्ज्ड जो पानी के अंदर हो, मार्जिनल प्लांट जो साइड साइड्स में हो। कंज्यूमर की बात करते हैं, ये हेटेरोट्रॉप्स होंगे, इनको खाना चाहिए, खुद तो बना नहीं सकते लेकिन दूसरे से खाना लेते हैं, स्पेशली प्लांट से ही लेंगे जो खाना बनाएगा। जैसे एग्जाम्पल हो गया जू प्लैंक्टन, फ्री स्विमिंग एंड द बॉटम ड्रेलिंग फॉर्म। ठीक है, जू प्लैंक्टन वो होते हैं जो प्लांट्स को क्या करते हैं, खाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, ये जू प्लैंक्टन होंगे। फ्री स्विमिंग जो होते हैं वो पानी के अंदर फ्रीली स्विमिंग करते हैं और अपना खाना लेते हैं। बॉटम ड्रेलिंग फॉर्म की मतलब कि जो ग्राउंड है वाटर सरफेस का, नीचे अंदर वाटर का बॉटम में क्या होता है कि वहाँ पे ड्रिलिंग करते हैं वो। डिकम्पोजर की बात करते हैं, डिकम्पोजर से ही लग रहा है कि किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, ये तोड़ रहे हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल फंजाई, बैक्टीरिया एंड फ्लैजिलेट्स। ठीक है, फंजाई जानते हैं, बैक्टीरिया और फ्लैजिलेट्स भी क्या होते हैं, ये वाटर में ही प्रेजेंट होते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं चीज़ों का। जो चीज़ डेड हो गई, मान लीजिए प्लांट है या फिर कोई ऑर्गेनिज्म पानी में मर गया, तो उसको तो कहीं ना कहीं डिकम्पोज करना है ना, तो उसको फंजाई, बैक्टीरिया या फ्लैजिलेट्स उसको खा खा के ख़त्म करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं। पॉन्ड परफॉर्म ऑल दी फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, जो पॉन्ड्स है वो सारे फंक्शन क्या करते हैं, इकोसिस्टम का परफॉर्म करते हैं। जैसे एग्जांपल है, ऑटोट्रॉपिक कन्वर्ट इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट यूजिंग सोलर रेडिएंट एनर्जी। जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को किस में चेंज करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में करते हैं। ठीक, सोलर रेडिएशन एनर्जी में। जैसे कि कोई प्लांट है अगर ग्राउंड पे ही है या फिर पानी के अंदर है, वो क्या करेगा, वो सनलाइट को लेगा और जो भी इनऑर्गेनिक मतलब CO2 हो गया, वाटर हो गया, ये सबको इनऑर्गेनिक किस में चेंज करेगा, ग्लूकोज में चेंज करेगा, ऑर्गेनिक फॉर्म में। ठीक, हेटेरोट्रॉप कंज्यूम द ऑटोट्रॉप, जो हेटेरोट्रॉप है खुद तो खाना बना नहीं सकते, तो वो ऑटोट्रॉप पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड होंगे, या तो उनसे खाना ले लेंगे किसी भी थ्रू, या तो उन्हीं को खा लेंगे। ठीक, डिकम्पोजिशन एंड मिनरलाइजेशन ऑफ डेड मैटर टू रिलीज देम बैक फॉर रीयूज बाई ऑटोट्रॉप। क्या होता है, कोई ऑर्गेनिज्म है जैसे प्लांट की लीफ हो गई या प्लांट के कोई भी पार्ट जो डेड हो चुके हैं या किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो चुकी है, तो क्या होता है, उनका डिकम्पोजिशन होता है, उनको क्या करते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, फ्लैजेलेट्स क्या करते हैं, उसको तोड़ते हैं
क्यों तोड़ते हैं? क्योंकि उससे जो एनर्जी उसके बॉडी में है उसको उनको लेना है, उसको इन्वायरमेंट में क्या कराना है, सराउंडिंग में उसको डिस्ट्रीब्यूट कराना है या रिलीज करा देना है। ठीक है, तो मिनरलाइजेशन में क्या होगा कि फिर जो भी डिकम्पोजिशन हुआ है उसको मिनरल के फॉर्म में क्या करेंगे, स्टोर कर देंगे, लैंड में छोड़ देंगे, क्योंकि जो भी डिकम्पोजिशन मिनरलाइजेशन स्टेप होता है वो तो लैंड पे ही होगा, बैक्टीरिया फंजाई की हेल्प से ही होगा, पूरा सड़ेगा, पूरा एकदम जितना भी मैटर है एकदम पूरा तरीके से वो क्या हो जाएगा, पूरा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डेड मैटर की बात करते हैं, और जो भी एनर्जी मिला, जो भी मिनरल मिले, क्या करते हैं उसको सॉइल में फिर से छोड़ देते हैं, ताकि जो प्लांट है ऑटोट्रॉप है उसको फिर अपने रूट्स के थ्रू वो न्यूट्रिएंट को ले, और ताकि आगे चल के जो प्लांट फिर से यही एनर्जी फ्लो करो, फिर से क्या करे, ऑटोट्रॉपिक मैकेनिज्म करे, मीन्स फोटोसिंथेसिस करें, खाना बनाए। प्लांट का काम यही है कि वो क्या करता है, ऑटोट्रॉपिक करता है, ऑटोट्रॉपिक है वो, खाना खुद बनाता है और दूसरों को देता है और खुद भी लेता है खाना। आगे चलते हैं। 4 बेसिक कंपोनेंट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम। कौन कौन से बेसिक जो एकदम फंक्शन कंपोनेंट है इकोसिस्टम के, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। पहला है प्रोडक्टिविटी, दूसरा है डिकम्पोजिशन, तीसरा है एनर्जी फ्लो, फोर्थ है न्यूट्रिएंट साइकिल। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होगा कि कितने प्लांट ने खाना बनाए, कितना प्रोडक्टिविटी हुआ, कितना प्लांट ने खाया, कितना दूसरों ने खाया खाना उसका। ठीक है, दूसरा डिकम्पोजिशन, किसी की डेथ हो गई किसी ऑर्गेनिज्म को, तो जो बैक्टीरिया है, फंजाई है, फ्लैजिलेट्स हैं, उनको किस तरीके से डिकम्पोज किए, क्या क्या स्टेप्स हैं। एनर्जी फ्लो में क्या होगा, जो डिकम्पोजिशन हो गया किसी ऑर्गेनिज्म का तो किस प्रकार एनर्जी को फ्लो कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, फोर्थ है न्यूट्रिएंट साइकिल की, जो भी कुछ बचा उसको फिर हमने कैसे सॉइल में डाल दिया, कैसे न्यूट्रिएंट को मेंटेन किया। एक न्यूट्रिएंट साइकिल है ना, कि किस तरीके से प्लांट हमें कुछ न्यूट्रिएंट दे रहा है, किस तरीके से कोई ऑर्गेनिज्म फिर प्लांट की यूज़ में आ रहा है, इस तरीके से ढेर सारा मैकेनिज्म बनेगा न्यूट्रिएंट साइकिल में। आगे चलते हैं प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। सोलर एनर्जी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एन इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेनेबल। जो सोलर एनर्जी, अगर सनलाइट होती ही नहीं अगर, तो खाना प्लांट कैसे बनाते, कैसे और सारे ऑर्गेनिज्म, कैसे प्लांट खुद सर्वाइव करता, नहीं कर पाता, कोई नहीं कर पाता। तो सोलर एनर्जी सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी इकोसिस्टम के लिए। अगर सनलाइट ही नहीं प्रेजेंट होगा तो प्लांट कभी खाना नहीं बना पाएगा, और प्लांट खाना नहीं बना पाएगा तो वो खुद भी मर जाएगा, और जितने सारे ऑर्गेनिज्म उससे रिलेटेड है वो सब मर जाएंगे, कोई लिविंग नहीं रहेगा, तो ये इकोसिस्टम तो खत्म। तो सोलर एनर्जी सबसे बेसिक है इकोसिस्टम। ठीक है, और ये फंक्शन करता है और सस्टेन यही किए रहता है, इकोसिस्टम को बनाए रहता है। Amount of biomass means organic matter produced per unit area over a time period by plant during photosynthesis is called primary production। ठीक है, जो भी अमाउंट बनता है बायोमास का या ऑर्गेनिक मैटर पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम, कितना एरिया में कितना बायोमास बनाया प्लांट ने, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करके, और कितने टाइम में बनाया, मीन्स अमाउंट भी आपको डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू एरिया, कि कितने एरिया में बनाया और कितने टाइम में बनाया। इस तरीके से फॉर्मूला है। ठीक है, कि कितना ऑर्गेनिक मैटर किसी प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करके कितना अमाउंट बनाया और कितने एरिया में और कितने टाइम में बनाया, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन। इट एक्सप्रेस इन अ वेट और एनर्जी। ठीक है, वेट में भी इसकी यूनिट है जिसको बोलते हैं पर ग्राम स्क्वायर। ठीक, दूसरा है किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। ठीक, एरिया दिखा रहा है। ओके, आगे चलते हैं। द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इसका प्रोडक्टिविटी, जो भी रेट है बायोमास का प्रोडक्शन से प्रोडक्टिविटी मीन्स प्रोडक्शन जितना हुआ है अमाउंट उसको डिवाइड कर देंगे टाइम से। ठीक है, जब भी रेट दिया रहता है तो इसका मतलब उसे टाइम से डिवाइड करना रहता है। तो जो भी बायोमास का प्रोडक्शन हुआ है किस रेट पे, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी। ये सब बायोमास कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कौन बना रहा है, ये सब प्लांट्स कर रहे हैं। ठीक है, इट इज एक्सप्रेस इन पर ग्राम स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, या तो पर ग्राम स्क्वायर है, ठीक है, या फिर पर ईयर है। दूसरा है किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर है। ठीक, ये यूनिट है, याद रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बायोमास का रहता तो बस ग्राम पर स्क्वायर रहेगा, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर रहेगा। लेकिन यहाँ पर रेट ऑफ बायोमास की बात की, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी की बात की गई है, तो इसको हम क्या करेंगे, टाइम से भी डिवाइड करेंगे। और टाइम को ये नहीं कि सेकेंड मिनट में लेंगे, इसको ईयर वाइज लेंगे, टाइम को डिवाइड करेंगे। ये है पूरा प्रोडक्शन का यूनिट। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे हम, टाइम का मतलब ईयर से डिवाइड कर देंगे। आगे चलते हैं। इट डिवाइडेड इंटू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी GPP एंड द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी NPP। ठीक है, जो प्रोडक्टिविटी है दो चीज़ में डिवाइड है। पहला है
जीपीपी मीन्स ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, कितना बना है पूरा अमाउंट। दूसरा है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, अब कितना बचा है, कितना और सब लोग यूज़ कर सकते हैं। चलिए करते हैं, पढ़ते हैं इसको एक एक बार। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी, इट इज़ द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है ऑर्गेनिक मैटर का फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। ए कंसीडर अमाउंट ऑफ जीपीपी यूज्ड बाय प्लांट इन रिस्पायरेशन। ठीक है, ये कंसीडर किया गया है कि जो जीपीपी है कौन यूज़ करता है, प्लांट्स यूज़ करते हैं। कब? रिस्पायरेशन, मतलब कि जब उनका क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, उस टाइम जो भी अमाउंट यूज़ करते हैं ये जीपीपी का, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब नेक्स्ट चलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी, इट इज़ द अवेलेबल बायोमास फॉर कंजप्शन टू हेट्रोट्रॉप्स या हर्बियोर्स हो गया, डिकम्पोजर हो गया, दैट इज एनपीपी इज द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रिस्पायरेशन लॉस। देखिए क्या होता है एनपीपी में कि अवेलेबल, पहले प्लांट ने बना दिया ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इतना सारा बना लिया, लेकिन उसमें जब रिस्पायरेशन किया अमाउंट इतना उसका चला गया और बचा इतना। ठीक, तो रिस्पायरेशन में क्या हुआ, उसने ग्लूकोज को अपने ब्रेक डाउन किया तो उसमें एनर्जी लगेगी जो भी उसने बनाया है। ठीक है, तो उसके बचने के बाद जो बच रहा है, मान लीजिए ये ग्रॉस है जीपीपी, उसमें से उसने रिस्पायरेशन लॉस इतना कर दिया। ठीक, ये उसका रिस्पायरेशन लॉस में चला गया और इतना जो पार्ट बच रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, एनपीपी, बचा हुआ पार्ट। और एनपीपी कौन यूटिलाइज करेगा, प्लांट ने बस रिस्पायरेशन करना था, उसने कर लिया, उसका कंप्लीट हो गया। लेकिन एनिमल कब यूज़ करते हैं और अदर ऑर्गेनिज्म कब यूज़ करेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को, वो अपने और सारे काम के लिए यूज़ करेंगे, एनर्जी के लिए यूज़ करेंगे, जो बचा हुआ रहेगा उसको हम बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इसीलिए लिखा गया कि जो प्लांट जीपीपी बनाने के बाद जितना रिस्पायरेशन लॉस किया, उसके बाद जितना बचा हुआ बायोमास है उसे हम बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये किसके लिए बचा, ये हेटरोट्रॉप्स के लिए होगा और जो डिकम्पोजिशन कर रहे हैं उनके लिए बचा हुआ खाना है। ठीक है, और हम एनपीपी का फॉर्मूला देख सकते हैं कि जो भी जीपीपी है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से हम रिस्पायरेशन लॉस जो प्लांट करता है माइनस कर देंगे, जो अमाउंट बचा उसे हम एनपीपी कहते हैं। ये हेटरोट्रॉप्स के लिए है, चाहे ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर डिकम्पोजर हुए। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, इट इज़ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। ठीक है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी से क्या लग रहा है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में लग रहा था कि प्लांट क्या कर रहा था, सोलर एनर्जी लेके, मीन्स सनलाइट लेके खाना बना रहा है, ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हुई। लेकिन सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में क्या होगा कि कोई कंज्यूमर किसी प्लांट को फीड करके, किसी प्लांट को खा के वो एनर्जी जो बना रहा है, वो जो अपने अंदर स्टोर कर रहा है, उससे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो इसीलिए लिखा गया कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन हो रहा है न्यू ऑर्गेनिक मैटर का या न्यू बायोमास बोल सकते हैं, किसके द्वारा, कंज्यूमर के द्वारा। ठीक है, जो एनपीपी को फीड किया है, क्योंकि कोई भी कंज्यूमर हुआ, कोई भी हेटरोट्रॉप हुआ, एनपीपी ही खा पाएगा, यहाँ से बायोमास ले पाएगा। ठीक, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वेरी इन डिफरेंट इकोसिस्टम बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन, जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो डिफरेंट इकोसिस्टम का अलग अलग होगा। ऐसा नहीं है कि अगर पानी में कोई ऑर्गेनिजम्स हैं, इकोसिस्टम है, तो उनका प्रोडक्टिविटी इतना रहेगा एज कम्पेयर टू लैंड, ऐसा नहीं है। हर इकोसिस्टम का अपना डिफरेंट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा। ठीक, प्लांट के द्वारा किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। पहला, द प्लांट स्पीसीज इनहिबिटिंग एन एरिया, कि प्लांट स्पीसीज कौन सी एरिया में रहता है। ऐसा तो नहीं है कि कोई डेजर्ट में रह रहा है, कोई लैंड पे, तो सीधी सी बात है, जो डेजर्ट है वहाँ पे क्या है, सब चीज़ की कमी है, पानी की कमी है, सनलाइट ज़्यादा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। लेकिन जो एक लैंड पे ट्रॉपिकल रीजन में, उसको सारी चीज़ें क्या है, सही मात्रा में मिल रही हैं। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा कहाँ होगी, ट्रॉपिकल एरिया की होगी एज कम्पेयर टू डेजर्ट एरिया। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंट भी बहुत फैक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं बारिश ही नहीं हो रही है और कहीं खूब धूप हो रहा है, तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी तब भी इफेक्ट कर जाएगी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, की न्यूट्रिएंट अगर मान लीजिए सॉइल में कमी है, आप कितना ही बाहर से वाटर दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, न्यूट्रिएंट ही नहीं प्रेजेंट है, तो भी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी ऑफ प्लांट, की फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी प्लांट की देखी जाएगी। जैसे कि मैंने बताया था स्ट्रेटिफिकेशन में क्या था, ऊपर ट्रीज थे, फिर उसके बाद क्या आएंगे, सर्ब्स आएंगे, फिर उसके बाद हर्ब्स आएंगे। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ट्री ही करेगा, क्योंकि इसको बहुत अच्छे से सनलाइट मिलेगा। ये जो ट्री है इसको क्या कर रहा है,
बचा रहा है, किससे? शैडो दे रहा है, अपना शैडो जो इसका ये ट्री है ये छांव में आ रहा है, शेड में आ रहा है, किसके? बड़े वाले ट्री के। और जो हर्ब्स हैं वो तो सबसे छोटे हैं, उनको भी बहुत कम ही सनलाइट मिलेगा, तो प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी जो होगी प्लांट की इससे डिसाइड होगी। जो ज़्यादा सनलाइट के अंडर में रहेगा, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, उनमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक। और जो कम है, मान लीजिए शेडेड एरिया में आ रहा है, छाँव में आ रहा है, तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी उसकी। आगे चलते हैं। एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर इज अबाउट 170 बिलियन टन्स ड्राई वेट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। जो एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, पूरा जैसे पूरा एनुअली इन द सेंस कि 1 ईयर का जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो रहा है पूरा होल बायोस्फीयर की बात की जाए, कितना हो रहा है? 170 बिलियन टन्स हो रहा है, ठीक है। ड्राई वेट बताया गया है ऑर्गेनिक मैटर का। ऑफ दिस डिस्पाइट ऑक्यूपाइंग अबाउट 70% ऑफ द सरफेस, ठीक है। ये 70% क्या है? सरफेस का है। सरफेस इन द सेंस कि जो 70% लैंड की बात की जा रही है। द प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशन इज ओनली 55 बिलियन टन्स, ठीक है। जो प्रोडक्टिविटी ओशन की सिर्फ 55 बिलियन टन्स है, लेकिन जो हमारे लैंड की पूरे बायोस्फीयर की जो प्रोडक्टिविटी वो कितना है? 170 बिलियन टन है। और इसमें से बोला गया कि जो 170 बिलियन टन है इसका 70% कहाँ से आ रहा है? लैंड से आ रहा है। और जो ओशन है ये 30% ही कंट्रीब्यूट करेगा ना, वो भी कितना है? 55 बिलियन टन्स है। ओशन का कम क्यों है? इसलिए कम है क्योंकि वहाँ पे सही से सोलर एनर्जी नहीं पहुँच पा रही है, ठीक है। लाइट नहीं पहुँच पाएगी वहाँ पे, क्योंकि सरफेस पे है, तो वो अगर प्लांट सरफेस पे जो है उनको तो ईजिली लाइट है, लेकिन जब और नीचे जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे, तो वहाँ पे लाइट पूरी तरीके से पहुँच नहीं पाएगी, तो उनकी प्रोडक्टिविटी पहले से ही कम हो जाएगी। जब लाइट ही नहीं है, सनलाइट, तो कैसे प्रोडक्टिविटी करेंगे, कैसे खाना बनाएंगे? नहीं हो पाएगा। तो यही दिया गया कि पूरे होल बायोस्फीयर में जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, ठीक, वो कितना? 170 बिलियन टन है, जिसमें से 70% कहाँ से आता है? लैंड। सरफेस का मतलब होता है लैंड की बात की गई है, टेरेस्ट्रियल पार्ट की बात की गई है। और जो 30% होंगे वो कहाँ से आएंगे? ओशन वगैरह से आएंगे, जो कि 55 बिलियन टन से, केवल इतना ही एनुअल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो जाएगी नेट, ठीक। आगे चलते हैं। डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब है कि ब्रेक डाउन। अब हम किस तरीके से जो भी डेड ऑर्गेनिज्म है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, किस तरीके से हम उसको क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर बाय डिकम्पोजर इनटू द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक CO2, वाटर एंड न्यूट्रिएंट, ठीक है। इट इज़ लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। कि क्या होगा यहाँ पे? ब्रेक डाउन होगा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का, किसमें? इनऑर्गेनिक मैटर में, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म की अगर डेथ हो गई तो वो ऑर्गेनिक मैटर ही खाया है, उसने अपनी बॉडी अगर बिल्ड की है, उसके बॉडी में क्या ऑर्गेनिक मैटर है, चाहे प्लांट है चाहे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई है, उसमें क्या है? वो ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? जो डिकम्पोजर होंगे, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, फ्लैजिलेट्स हो गए, ये क्या करेंगे? ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करके इनऑर्गेनिक में लाएंगे। इनऑर्गेनिक इन द सेंस कि जैसे कि खाना बना था, ठीक है, CO2 प्लस वाटर प्लांट ने लिया, ठीक, क्लोरोफिल हो गया, सनलाइट आया, यहाँ पे क्या बनाया उसने? ग्लूकोज बनाया। ग्लूकोज बनाया और साथ में ऑक्सीजन निकाला प्लस कुछ एनर्जीज बनाई, ये तो खाना बन गया, ये ऑर्गेनिक मैटर है। अगर इसी प्लांट की डेथ हो गई तो उसके बॉडी में क्या होगा? यही प्रेजेंट होगा ना। और इसका क्या कराएंगे हम? ब्रेक डाउन कराएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो फिर क्या बनेगा? CO2 बनेगा, वाटर, फिर से वही इनऑर्गेनिक मैटर बन गया। जिस चीज़ को प्लांट ने लेके खाना अपना बनाया, वही एट द एंड क्या हुआ? उसका ब्रेक डाउन होने के बाद वही बन गया। तो ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कितना भी हो उसको क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं इनऑर्गेनिक मैटर में। क्या करेंगे? जो प्लांट है वो CO2, वाटर, न्यूट्रिएंट, ये सबको रिलीज करेंगे, ठीक है। कब? जब ब्रेक डाउन हो जाएगा ऑर्गेनिक मैटर का। जो डिकम्पोजर होंगे वो क्या करेंगे? जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर हैं उनको क्या करेंगे? इनऑर्गेनिक में चेंज कर देंगे। और क्या रिलीज करा देंगे? CO2 हो गया, वाटर हो गया, जो भी उसके अंदर बना हुआ न्यूट्रिएंट है उसको इन्वायरमेंट में रिलीज करा देंगे। ये जो प्रोसेस होता है डिकम्पोजिशन का, ये ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, मीन्स ऑक्सीजन इसमें क्या करते हैं? ज़्यादा कंजप्शन होता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा ना तो ये डिकम्पोजिशन प्रोसेस नहीं हो पाएगा, रुक जाएगा वहीं पे, जितना हुआ है वहीं पे स्टैंड कर जाएगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। रॉ मटेरियल फॉर द डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड डेट्रस। जो भी रॉ मटेरियल है डिकम्पोजिशन के लिए, रॉ मटेरियल क्या हो सकते हैं? डेड ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं रॉ मटेरियल, ठीक है।
वही चीज़ डिकम्पोजर फीड करेगा जो हम लोग यूटिलाइज नहीं करेंगे, जो हमारे लिए वेस्ट होगा वो उसके लिए क्या होगा, वो रॉ मटेरियल होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, डेट्रस। एग्जाम्पल दिया है, डेड प्लांट रिमेन लीफ बार्क फ्लावर एक्सेट्रा। डेड ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, रिमेन ऑफ एनिमल लाइक फीकल मैटर, हमारे लिए जो वेस्ट मटेरियल है हमारा, ठीक वो, या फिर कोई डेड ऑर्गेनिज्म करके, चाहे प्लांट हो गए चाहे प्लांट्स के पार्ट हो गए, ठीक, ये सब क्या है, ये रॉ मटेरियल है डेड, इसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन के लिए डेट्रस। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, स्टेप ऑफ डिकम्पोजिशन, क्या क्या स्टेप्स होते हैं डिकम्पोजिशन के लिए। मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। 5 स्टेप होते हैं, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, फिर है ह्यूमिनिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। ये सीक्वेंस में याद करने के लिए एक ट्रिक है। फरारी लाओ कार हम मिलेंगे, ठीक, फरारी लाओ कार हम साथ मिलेंगे या हम मिलेंगे साथ, तो यही है फरारी, ठीक, फरारी लाओ कार हम साथ। ये बीच में साथ को मान लीजिए कुछ नहीं, ये निमोनिक्स में कोई बस एक छोटा सा पार्ट है, बट इसमें कुछ है नहीं, ये हम साथ मिलेंगे, ठीक, फरारी लाओ कार हम साथ मिलेंगे। एफ फॉर फ्रेगमेंटेशन, एल से क्या हो गया, लीचिंग, फिर सी से जो कार है इसे कैटाबॉलिज्म बोलेंगे, एच से हो जाएगा हम मिलेंगे, हम से क्या हो जाएगा ह्यूमिनिफिकेशन, साथ का कोई मैटर यहाँ पे नहीं है, बस निमोनिक्स को अच्छा दिखाने के लिए है। और मिलेंगे से क्या होगा, मिनरलाइजेशन, ठीक है, फरारी लाओ कार हम साथ मिलेंगे। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। फ्रेगमेंटेशन, नाम से ही लग रहा है कि कोई भी पार्ट है उसको फ्रेगमेंट में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। इट इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ डेट्रस इनटू स्मॉलर पार्टिकल बाय डेट्रीवोर्स। डेट्रीवोर्स कौन है, एग्जाम्पल अर्थवार्म है। इनको हम ये नहीं कह सकते डेट्रीवोर्स नहीं, डिकम्पोजर में बैक्टीरिया है, फंजाई है, ये ना, ये डेट्रीवोर्स में क्या होंगे, जो फ्रेगमेंटेशन अभी कोई रोल नहीं आया है, ना बैक्टीरिया का, ना फंजाई का, ना फ्लैजलेट्स का। अभी डेट्रीवोर्स का मतलब जो लैंड पे बस अभी पड़ा हुआ है, जस्ट उसको क्या फ्रेगमेंटेशन में कौन कर रहा है, अर्थवार्म कर रहा है, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा कि ब्रेक डाउन करेगा जो भी डेट्रस है किसमें, उसको छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देगा। लीचिंग में क्या होता है, लीचिंग, water soluble inorganic nutrient go down into the soil origin and precipitate as unavailable salt, कि जो भी वाटर सोलबर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो क्या हो जाएंगे, वो सॉइल के अंदर चले जाएंगे, और प्रिसिपिटेट का मतलब क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है, कुछ सॉलिड्स मतलब कुछ स्ट्रक्चर बना देंगे, प्रिसिपिटेट मतलब, ठीक है, वो बना के और क्या हो जाएंगे, अनअवेलेबल साल्ट की तरह बन जाएंगे। नेक्स्ट है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म से लग रहा है कि किसी चीज़ का ब्रेक डाउन होगा, कैटा मीन्स काटो काटो, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, यहाँ पे अब आएगा ब्रेक डाउन, किसके द्वारा होगा, बैक्टीरिया के द्वारा, फंजाई के द्वारा, इंजाइम्स, मतलब कि यहाँ पे अब जो ब्रेक डाउन होगा वो किसके द्वारा होगा, इंजाइम्स की वजह से होगा। अब लिविंग थिंग्स करेंगे, चाहे बैक्टीरिया, चाहे एंजाइम्स हो गया, चाहे फंगस, ये सब। Degradation of the detritus into the simpler inorganic substance by bacterial and fungi enzyme, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि डिग्रेडेशन हो रहा है, कि जो फ्रेगमेंट से बना दिया अर्थवर्म छोटे छोटे, ठीक, इसमें से जो वाटर सॉल्युबल थे वो तो सॉइल के नीचे चले गए, जो बचे हुए हैं उसको अब कौन डिग्रेडेशन करेगा, उन डिट्रस को सिंपल फॉर्म में और तोड़ेगा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई, एंजाइम्स होंगे, ठीक। ऑल द अबव 3 प्रोसेसेस अकर साइमल्टेनियसली, मतलब कि जो फ्रेगमेंटेशन है, लीचिंग है, कैटाबॉलिज्म है, ये तीनों प्रोसेस एक साथ ही हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहले फ्रेगमेंटेशन हो गया, कुछ दिन बाद लीचिंग होगा, कुछ दिन बाद करना, फ्रेगमेंटेशन इधर हुआ, इधर अर्थवर्म में छोटे छोटे किए, और तुरंत ये क्या हो जाएंगे, प्रिसिपिटेट बना लेंगे, यहाँ पे लीचिंग प्रोसेस कर लेंगे, जो सॉइल में जिसको जाना है अंदर चले जाएंगे, गोडाउन। फिर कैटाबॉलिज्म में जाएंगे, वहाँ पे क्या होगा कि जो अर्थवर्म ने जो बना के फ्रेगमेंट छोटे छोटे दिए हैं उसको बैक्टीरिया हो गए चाहे फंगस के एंजाइम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। ये तीनों प्रोसेस एक साथ होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, ह्यूमिनिफिकेशन। ह्यूमिनिफिकेशन में क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ ह्यूमरस, ठीक है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन होगा ह्यूमरस डार्क एमॉर्फस सब्सटेंस इन द सॉइल। यहाँ पे एक्यूमुलेशन होगा, ह्यूमरस का मतलब क्या होता है कि एक डार्क कलर का, ब्लैक कलर का क्या होगा, एमॉर्फस का मतलब है कि जो सही से सॉल्युबल नहीं है, ठीक है, वो सॉलिड भी नहीं कह सकते हैं प्योरली, और सही से पानी में भी सॉल्युबल सही से नहीं है, तो ये अमॉर्फस फॉर्म में होगा, और कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सॉइल पे प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट चलते हैं,
ह्यूमस इज रेजिस्टेंट टू माइक्रोबल एक्शन एंड सो डिकम्पोज बाय वेरी स्लोली। ठीक है, क्या होता है, ये जो ह्यूमस बन गए हैं, अकोमुलेशन हो गए हैं, ये बहुत रेजिस्टेंट है। किसके किसके वजह से रेजिस्टेंट है, किसके लिए रेजिस्टेंट है, ये है माइक्रोबल एक्शन के लिए, किसी डिकम्पोजर के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट है। और ये डिकम्पोज भी अगर करेंगे तो बहुत स्लो प्रोसेस में करेंगे। बीइंग कोलाइडर इट सर्व एज अ रिजर्व ऑफ द न्यूट्रिएंट, की कोलाइडल फॉर्म में होंगे। मिस अगर हम इसका ह्यूमस है उसका पार्ट पानी में डालेंगे तो पूरी तरीके से सॉल्युबल नहीं होंगे। तो ये कोलाइडल नेचर के हैं ये पार्टिकल्स, और ये क्या करेंगे कि सर्व करेंगे रिजर्व ऑफ न्यूट्रिएंट। इनमें खूब खूब न्यूट्रिएंट भरे हुए हैं ह्यूमिनिफिकेशन वाले प्रोसेस में। ठीक है, जो ह्यूमरस बन रहा है ये रेजिस्टेंट होंगे माइक्रोबल एक्टिविटी से, चाहे फंजाई हो गया चाहे बैक्टीरिया, उनकी एक्टिविटी से क्या होंगे, ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होंगे। और जो डिकम्पोजिशन यहाँ से प्रोसेस स्लो होना स्टार्ट होगा, बहुत धीरे धीरे होगा। क्यों होगा स्लो, क्योंकि अब इनके पास ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट है मिनरलाइजेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, मिनरल की फॉर्मेशन होगी। इट इज़ द रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस बाय सम माइक्रोब्स। अब कुछ माइक्रोब्स क्या करेंगे कि जो ये ह्यूमस है ना, इसको डिग्रेडेट करेंगे, मतलब इसको ब्रेक डाउन करेंगे, इसको तोड़ेंगे, तो उसमें से क्या निकलेगा, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट निकलेगा। और जो कि क्या होंगे, प्लांट्स के लिए, सॉइल के लिए ये क्या एक तरीके के ये न्यूट्रिएंट देंगे। जब भी प्लांट फीड करेगा सॉइल को, सॉइल पे ग्रो करेगा, तो उसको भी न्यूट्रिएंट मिलेगा ना सॉइल से। तो यही है कि एक ऐसा मिनरलाइजेशन में प्रोसेस है, लग ही रहा है मिनरलाइजेशन की, मिनरल्स की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे। तो एक ऐसा प्रोसेस है कि यहाँ पे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो है डिग्रेडेशन हो रहा है किसका, ह्यूमरस से, उससे बन रहे हैं और कुछ माइक्रोब्स के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डीकम्पोजिशन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डीकम्पोजिशन को अफेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे डीकम्पोजिशन हो रहे हैं तो उसका रिजल्ट यही होगा कि इनऑर्गेनिक मैटर मिल गया, नहीं। फैक्टर भी डिपेंड्स करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर क्या है, फेवर है अनफेवर है, क्या करते हैं। ठीक, पहला है केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्रस, की जो डेट्रस है मीन जो डेड मैटर है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। पहला, द डीकम्पोजिशन इज स्लो इन डेट्रस रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। ठीक, जो भी डिकम्पोजिशन का मतलब है, जो भी डिकम्पोजिशन हो रहा है वो डेड मैटर का, अगर उसके बॉडी में लिग्निन है ज़्यादा और काइटिन है, ठीक है, तो क्या होगा, उसका जो डिकम्पोजिशन रेट है बहुत स्लो हो जाएगा। सेकेंड, इट क्विकर इन डेट्रस रिच नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस लाइक शुगर। डिकम्पोजिशन हाईली रेट किसके लिए होगा, जिसकी बॉडी में या जिस डेड मैटर में या डेट्रस में क्या होगा, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस ज़्यादा होगी, जैसे शुगर ग्लूकोज की बात की जा रही है, ज़्यादा होंगे, तो क्या होंगे, ये डिकम्पोजिशन को फेवर करेंगे और ज़्यादा बढ़ा देंगे कि जल्दी जल्दी डिकम्पोजिशन होगा, जल्दी जल्दी सारे जो माइक्रोब्स है वो जल्दी जल्दी वर्क करके क्या बनाएंगे, मिनरल्स बनाएंगे। नेक्स्ट है क्लाइमेटिक फैक्टर। कौन कौन से क्लाइमेटिक फैक्टर, जैसे टेम्परेचर हो गया, सॉइल मॉइस्चर, ये सब कैसे फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करेंगे डिकम्पोजिशन को। जैसे कि पहला हो गया वार्म एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट फेवर द डिकम्पोजिशन, कि नमी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, वार्म मीन्स गर्मी होनी चाहिए, तभी देखो करो कि अगर कोई भी चीज़ हम बाहर ऐसे ही नॉर्मल, अगर हमने मान लीजिए सब्जी का जो है छिलका उसको काट के ऐसे ही जस्ट फेंक दिया, डस्टबिन में नहीं डाल के किसी लैंड पे फेंक दिया, कुछ टाइम बाद वहाँ से स्मेल आएगी, वहाँ से सड़ने का स्मेल आएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो चुका है गर्मियों के टाइम, वहाँ पे उसको वार्म कंडीशन मिल रहा है और मॉइस्ट वहाँ पे मॉइस्चर रहेगा। जहाँ भी हम उसको फेंकेंगे, जो भी ग्रीन पार्ट होंगे, कहीं ना कहीं जब टेम्परेचर हाई रहेगा तो क्या होगा, वो ड्राई वेट उनका उनमें जो वाटर है एवापोरेट होने लगेंगे स्टार्टिंग से और वो सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होंगे, जो क्लाइमेटिक फैक्टर होंगे ये भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे डिकम्पोजिशन को। नेक्स्ट है लो टेम्परेचर एंड एनाबोरेसिस इनहिबिट द डिकम्पोजिशन रिजल्ट इन बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। क्या होगा, अगर टेम्परेचर लो हो गया, बात करते हैं ठंडियों में, और एनाबियोसिस का मतलब होता है कि मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, CO2 की प्रेजेंस में हो रहा है, तो यहाँ पे कैटाबॉलिज्म या फिर ब्रेकडाउन नहीं होगा, डिकम्पोजिशन नहीं होगा, यहाँ पे एनाबॉलिज्म होगा। मतलब कि अब यहाँ पे इनऑर्गेनिक मैटर से क्या होने लगेगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनना स्टार्ट होने लगेगा। कि टेम्परेचर भी लो है, फेवर कर रहा है, हाई टेम्परेचर होना चाहिए डिकम्पोजिशन के लिए, और यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह नहीं है, मीन्स ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है इस जगह पे, तो क्या होगा, यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं, यहाँ पे हो जाएगा ऑर्गेनिक मैटर का बिल्डअप, मीन्स एनाबॉलिज्म होने लगेगा, उल्टा इफेक्ट आने लगेगा। तो ये जो भी फैक्टर है, चाहे केमिकल चाहे क्लाइमेटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल में क्या था कि वार्म रहना चाहिए, मॉइस्ट,
इन्वायरमेंट, तब जाके अच्छा डिकम्पोजिशन होगा। और केमिकल में क्या होगा कि नाइट्रोजन सब्सटेंस ज़्यादा होना चाहिए, वाटर सॉल्युबल ज़्यादा होना चाहिए, ग्लूकोज या शुगर, तो डिकम्पोजिशन परफेक्टली होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो का मतलब है कि अब जो भी खाना बन चुका है, जो भी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को फीड कर रहे हैं, अब वो एनर्जी किस तरीके से ट्रांसफ़र होगी। जैसे कि फोटोसिंथेसिस किया किसी प्लांट ने, तो जो खाना उसने बनाया, अब उसको उस प्लांट को जो फीड करेगा, जो ऑर्गेनिज्म फीड करेंगे, उनमें कितना एनर्जी फ्लो होगा। फिर उस ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म जब फीड करेगा तो कितनी एनर्जी होगी। तो अब उसके बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। Sun is the only source of energy for all ecosystem except deep sea hydrothermal ecosystem. सन एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी उस सारे इकोसिस्टम के लिए, सिर्फ एक्सेप्ट एक के लिए नहीं है, कि जो डीप सी, जो समुंदर की एकदम गहराई में हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम है, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे वो सन जो है एनर्जी का सोर्स नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन लेस देन 50% इज पार। पार का मतलब है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ठीक है। जो भी लाइट आ रही है, सनलाइट, सारा प्लांट नहीं ले सकता है उसको फोटोसिंथेसिस करने के लिए। 50% से भी कम जो सनलाइट आता है, 50% से भी कम क्या करता है, सनलाइट उसको कंज्यूम करता है बनाने के लिए खाना अपना, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। उसको हम क्या कहते हैं, लेस देन 50% जो सनलाइट, उसे हम पार कहते हैं, मीन्स फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ठीक है। अगर 50% से भी सनलाइट कम रहेगी, फिर भी प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस कर लेगा। नेक्स्ट है, plants and photosynthetic bacteria autotroph fix solar radiation energy to make food। प्लांट हो गए, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज हैं, वो सब क्या हैं, ऑटोट्रॉप्स हैं, मीन्स खुद खाना बनाती है। किसकी हेल्प से, सोलर रेडिएशन में, सनलाइट की हेल्प से। ठीक है। नेक्स्ट है, प्लांट कैप्चर ओनली 2 से 10% ऑफ द पावर, दिस एनर्जी सस्टेन द इंटायर लिविंग वर्ल्ड। जो प्लांट्स है, अब तक तो इसने बोला कि जो 50% सनलाइट होती हैं टोटल, वो क्या होती है, पार होती है, मीन्स फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। लेकिन प्लांट कितना लेते हैं, ओनली 2 to 10%, केवल 2 से 10% किसका लेते हैं, पार का, मीन्स 50% का, सिर्फ केवल 2 से 10% लेते हैं। और इस एनर्जी से क्या करते हैं, प्लांट पूरे दुनिया भर के लोगों को, या दुनिया भर की जितनी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनको खाना देते हैं। ठीक है। इकोसिस्टम ओबे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो इकोसिस्टम है हमारा, ये ओबे करता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। दे नीड ए कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल। ये सेकेंड लॉ जो है थर्मोडायनेमिक्स का, ये है कि उसमें कॉन्स्टेंट सप्लाई होती है एनर्जी की। अगर हमारे इकोसिस्टम क्यों चल रहा है, अगर सनलाइट नहीं होगा तो प्लांट अपना खाना नहीं बना पाएंगे, फोटोसिंथेटिक नहीं हो पाएगा प्रोसेस। ठीक है। फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा जब, तो क्या होगा, ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स पे हैं डिपेंडेंट, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो कहीं ना कहीं मरने लगेंगे खाने की वजह से। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा इकोसिस्टम है उसको सप्लाई चाहिए एनर्जी का। एनर्जी कहाँ से आएगा, वो सनलाइट से आएगा। ठीक है। इट हेल्प टू कॉन्ट्रैक्ट द इंट्रॉपी। ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इंट्रॉपीज को। बात करते हैं आगे प्रोड्यूसर के बारे में। ये प्रोड्यूसर होते क्या हैं, ऑटोट्रॉप्स। प्रोड्यूसर का मतलब कि जो खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे बात की जा रही है। हमारे ऑटोट्रॉप जैसे प्लांट हो गए, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज हो गए, ये सब क्या है, खाना बनाते हैं, ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं। दीज आर द ऑर्गेनिज्म दैट सिंथेसाइज फूड। ठीक है। प्रोड्यूसर हो गए या ऑटोट्रॉप्स, दोनों एक ही हैं। ये क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है, इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मेजर प्रोड्यूसर आर हर्बियोर्स एंड वुडी प्लांट। जो टेरेस्ट्रियल सिस्टम है, मतलब कि लैंड की बात की जा रही है, जो मेजर प्रोड्यूसर है, मीन्स ऑटोट्रॉप्स कौन है, हर्बिशियस एंड वुडी प्लांट। वुडी प्लांट का मतलब बड़े बड़े ट्रीज की बात की जा रही है, और हर्बिशियस का मतलब छोटे छोटे जो प्लांट्स है, हर्ब्स के फॉर्म में। ठीक है। ये क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर इन एक्वेटिक इकोसिस्टम आर फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी एंड हायर प्लांट्स। ठीक है। जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है एक्वेटिक सिस्टम में, मीन्स पानी के अंदर की बात की जाए, तो वहाँ फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। फाइटो से ही लग रहा है क्या, कि प्लांट जैसा काम करेंगे। नाम में जो फाइटोप्लैंक्टन है, फाइटो से लग रहा है क्या, प्लांट लाइक्स ऑर्गेनिज्म, जो कि पानी के अंदर होते हैं, क्या करेंगे, खाना बनाएंगे। एल्गी तो होगा ही वाटर में, और हायर प्लांट्स की बात की गई है कि जो बाहर रहेंगे उनकी। ठीक। द एनर्जी ट्रैप बाय प्रोड्यूसर इज पास्ड ऑन टू और कंज्यूमर और द ऑर्गेनिज्म डाई। जो एनर्जी है, एक जो प्रोड्यूसर से कहाँ जाएगी, उन ऑर्गेनिज्म में जाएगी, जो कंज्यूमर होंगे उनमें जाएगी, जो उनको फीड करेंगे। फिर वो जो कंज्यूमर को, दूसरे कंज्यूमर जो उनके ऊपर वाले जो कंज्यूमर होंगे उनके टॉप के, वो उनको फीड करेंगे, तो एनर्जी ऐसे से ट्रांसफर होगी। जब एक कंज्यूमर डेथ कर जाएगा, तो ये जो है फिर किसको मिलेगा, डिकम्पोजर्स को मिलेगा, क्योंकि जो
माइक्रोब्स है जैसे कि फंजाई हो गया, बैक्टीरिया, ये भी डिकम्पोज करेंगे ना, इनकी भी एक अलग साइकिल चलेगी, तो ये भी क्या करेंगे, एनर्जी को लेंगे सराउंडिंग से, इन्वायरमेंट से अपने। बात करते हैं कंज्यूमर की। कंज्यूमर का मतलब है हेटेरोट्रॉफ, जो खुद खाना नहीं बना रहे हैं, वो प्लांट्स पे डिपेंड है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दीज आर द एनिमल दैट डायरेक्टली और डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट फॉर फूड। ठीक है, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड है किस पे, अपने प्रोड्यूसर पे, अपने प्लांट्स पे। दे इंक्लूड्स प्राइमरी कंज्यूमर, हर्बीओर्स होंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर जो प्राइमरी कार्निओर होंगे, टर्शरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कार्निओर। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर का मतलब जो प्लांट्स को डायरेक्टली खा रहे हैं, ठीक है, वो तुरंत वो ही फीड करेंगे डायरेक्टली, इसलिए हर्बीओर्स। हर्बीओर्स का मतलब शाकाहारी हैं शुद्ध, ये सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं और ये एनिमल वगैरह को नहीं खाते हैं। फीड ऑन द प्लांट, एग्जाम्पल इंसेक्ट, बर्ड, मैमल, मोलस्कस एक्सेट्रा। ठीक है, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीओर्स की, ये डायरेक्टली क्या करते हैं, प्लांट को फीड करते हैं, अपने प्रोड्यूसर को डायरेक्टली फीड करते हैं, जैसे इंसेक्ट हो गया, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, मोलस्कस हो गए। ठीक, जो सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे क्या है, प्राइमरी कार्निओर्स है। मीन्स कार्निओर्स का मतलब ये कि प्लांट को फीड ना करके उन ऑर्गेनिज्म को खा रहे हैं जो प्लांट को फीड कर रहे हैं। ठीक है, मीन्स हर्बीओर्स को कहीं ना कहीं ये खा रहे हैं। फीड ऑन दी हर्बीओर्स, एग्जाम्पल फ्रॉग, फॉक्स, मैन एक्सेट्रा। ये क्या करते हैं, जो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए या प्राइमरी कार्निओर हो गए, क्या करते हैं, फीड करते हैं किसको, हर्बीओर्स को, मीन्स इनको खाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं सेकेंडरी वाले। ठीक है, और जैसे फ्रॉग उसमें हो गया, फॉक्स हो गया, मैन हो गया। बात करते हैं टर्सरी कंज्यूमर की, जो सेकेंडरी कार्निओर्स हो गए। ठीक है, फीड ऑन द प्राइमरी कार्निओर्स लाइक टाइगर, लायन एक्सेट्रा। ठीक, जो टर्सरी कंज्यूमर होंगे ये भी क्या होंगे, कार्निओर्स होंगे, तो प्योरली वाले कार्निओर्स होंगे। जो सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे कहीं ना कहीं ये प्लांट्स को भी खा लेंगे। ठीक है, ये एनिमल के साथ साथ क्या करें, प्लांट्स को भी खा ले रहे हैं, लेकिन जो ये टर्सरी कंज्यूमर होंगे ना, ये प्योर क्या होंगे, ये नॉन वेजिटेरियन होंगे। ठीक है, जो टर्सरी कंज्यूमर होंगे वो अपने प्राइमरी कार्निओर को ही फीड करेंगे, मतलब अपने सेकेंडरी कंज्यूमर को ही खाएंगे। ठीक है, ये प्योर क्या है, नॉन वेजिटेरियन है। फीड ऑन द प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे कि एग्जांपल दे दिया है टाइगर, लायन का। ठीक, जैसे मैं इसके थ्रू बताना चाहती हूँ, पिरामिड के प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी। प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या हो गया, ये होंगे प्लांट्स होंगे। ठीक है, ये प्लांट्स होंगे जो खाना बना रहे हैं। जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा प्लांट्स को फीड करेगा। ठीक है, इसमें आ जाएंगे काऊ हो गए, ह्यूमन आ गए, मोलस्कस हो गए। ठीक है, सेकेंडरी जो कंज्यूमर होंगे क्या होंगे, प्राइमरी कार्निवोरस होंगे, 1 डिग्री क्या होंगे, कार्निवोरस होंगे, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर को भी खा सकते हैं या फिर ये प्लांट्स को भी इनडायरेक्टली खा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो टर्सरी कंज्यूमर होगा ये पूरा क्या होगा, नॉन वेजिटेरियन वाला होगा प्योरली। इसमें टाइगर आ गए, लायन आ गए। ठीक है, ये फीड करेंगे अपने सेकेंडरी कंज्यूमर मीन्स 1 डिग्री मीन्स प्राइमरी कार्निवोर्स को, क्योंकि टर्सरी कंज्यूमर क्या होंगे, सेकेंडरी कार्निवोर्स होते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। द चेन ऑफ द फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फूड चेन। जो चेन है, इस तरीके से चेन बन रही है कि प्लांट्स को कोई और खा रहा है, इसके बाद जो प्राइमरी कंज्यूमर है उसको सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी, इस तरीके से क्या एक चेन बन रही है, इसे हम क्या बोलते हैं, फूड चेन। फूड चेन इन द मीन्स कि एक दूसरे को खा रहे हैं, फीड कर रहे हैं, इसलिए फूड चेन बन रहा है। इट इज़ 2 टाइप की होगी, पहला होगी ग्रेजिंग फूड चेन, दूसरा होगा डेट्रस फूड चेन। अब ग्रेजिंग फूड चेन में क्या होगा, ग्रेजिंग का मतलब किसी चीज़ को चरना, ठीक, ब्राउजिंग करना। तो क्या होगा यहाँ पे, हियर द प्राइमरी कंज्यूमर फीड ऑन द लिविंग प्लांट मीन्स हो गया प्रोड्यूसर। ये जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा किसको फीड करेगा, प्लांट्स को करेगा, वो प्रोड्यूसर को फीड करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक बना है ग्रासेस हैं, ग्रासेस प्रोड्यूसर हो गए ये, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल है और ये सनलाइट के प्रेजेंस में खाना बना लिए, फोटोसिंथेसिस कर लिए, प्रोड्यूसर। इसको कौन खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर गोट हो गई, गोट खा ले। फिर गोट को कौन खा सकता है, ह्यूमन खा सकता है। ठीक, ये क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर है। ह्यूमन को कौन खा सकता है, टाइगर खा सकता है, वो टर्शरी कंज्यूमर है। इस तरीके से एक चेन बनती चली जाएगी। बात करते हैं डेट्रस फूड चेन की। हियर द प्राइमरी कंज्यूमर फीड ऑन ए डेड ऑर्गेनिक मैटर, इसे डेट्रस कहते हैं। डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ द DFC मीन्स डेट्रस फूड चेन। इसमें क्या होगा, जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा, ये जो प्राइमरी कंज्यूमर ये बनेगा, ये इसमें प्रोड्यूसर तो होगा ही नहीं कोई, पहली बात, क्योंकि ये डेट्रस फूड चेन है, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं। एक हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ये मरे गले जितने भी पदार्थ है उस पर इसमें प्रोड्यूसर का काम ही नहीं। प्रोड्यूसर 1 एंड ओनली, चाहे ग्रेजिंग साइकिल हो गया, फूड चेन हो गया मीन्स, या फिर डिट्रेस, प्रोड्यूसर तो एक ही है, वो क्या है, प्लांट्स हैं। ठीक है, प्लांट्स होंगे दोनों ही साइकिल के। लेकिन जो डिट्रेस है,
फूड चेन, उसमें क्या होता है, जो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे वो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करेंगे, उसे हम डेट्रस कहते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है। और जो डेथ हो जाएगी ऑर्गेनिज्म की, वो है बिगिनिंग ऑफ द डेट्रस फूड चेन। अगर किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई, मान लीजिए ये ह्यूमन है, ह्यूमन की डेथ हो गई यहाँ पे, तो इसको कौन फीड करेगा, इसको फिर ये आ जाएगा डेट्रस फूड चेन में। मीन्स इसको हम फंजाई या फिर बैक्टीरिया के थ्रू क्या होगा, यहाँ पे उसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेट्रस फूड चेन है, इनका जो प्राइमरी कंज्यूमर ही होते हैं, क्या ये प्राइमरी कंज्यूमर ही क्या हो गए, फंगस हो गए, माइक्रोब्स हो गए, ये बैक्टीरिया वगैरह हो गए। ठीक है, तो इनका क्या है, स्टार्टिंग ही यहाँ से होगी डेड ऑर्गेनिक मैटर से, मतलब कि जहाँ ग्रेजिंग फूड चेन का एंड हो रहा है, यहाँ पे स्टार्टिंग हो रहा है किसका, डेट्रस फूड चेन की स्टार्टिंग हो रही है। आगे चलते हैं। डेट्रस इज मेड अप ऑफ डिकम्पोजर सैप्रोफाइट्स सच एज फंगस एंड बैक्टीरिया। जो डेट्रस है वो किससे बना हुआ है, डिकम्पोजर से बना। डिकम्पोजर क्या है, सैप्रोफाइट्स है, मीन्स फंगस हो गए, बैक्टीरिया हो गए। डेट्रस का काम ही क्या है कि वो जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसको तोड़ना, उसको इनऑर्गेनिक फॉर्म में लाना, उससे एनर्जी लेना। ठीक है, यही काम है उसका। दे सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम दैट ब्रेक डाउन डेट्रस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल विच आर एब्जॉर्ब बाय देम एंड दे गेट एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट। क्या होता है कि जो ये फंजाई हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ये सब क्या सीक्रेट करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम इसलिए सीक्रेट करते हैं क्योंकि इनको डिकम्पोजिशन करना है, डेट्रस का जो कॉम्प्लेक्स डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसको तोड़ना है। तो वो क्या करेंगे, सीक्रेट करेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो डेट्रस है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक डेट्रस को क्या करेंगे, सिंपल इनऑर्गेनिक डेट्रस में चेंज करेंगे, मटेरियल में चेंज करेंगे, विच आर ऑब्जर्व बाय देम। फिर वो क्या ऑब्जर्व करेंगे, उससे न्यूट्रिएंट लेंगे, उससे एनर्जी ऑब्जर्व करेंगे। कौन, ये फंजाई बैक्टीरिया, और सराउंडिंग में भी छोड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि सारी एनर्जी लेंगे। ठीक है, इन एक्वेटिक इकोसिस्टम GFC मीन्स ग्रेजिंग फूड चेन इज द मेजर कंडक्ट फॉर द एनर्जी फ्लो। जो एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात की गई है, पानी के अंदर की बात की गई है, वहाँ पे जो GFC है मीन्स ग्रेजिंग फूड चेन, ये मेजर एनर्जी फ्लो कराता है। ये पूरा एनर्जी फ्लो किसकी वजह से होता है, GFC से होता है। कहाँ पे, एक्वेटिक इकोसिस्टम में। In terrestrial ecosystem, a much amount of energy flow through the DFC then through the GFC। जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, बात करते हैं लैंड पे, ज़्यादा करके एनर्जी किसके थ्रू फ्लो होती है, डेट्रस फूड चेन की, एज कम्पेयर टू ग्रेजिंग फूड चेन। मतलब कि लैंड पे ज़्यादा करके क्या होगा, GFC से ज़्यादा, ग्रेजिंग से ज़्यादा क्या होगा, DFC होगा। मीन्स डिकम्पोजिशन होगा ऑर्गेनिक मैटर का, डेड ऑर्गेनिक मैटर्स का। तो जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वहाँ पे GFC सोर्स होगा किसका, एनर्जी फ्लो का। और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करते हैं, लैंड इकोसिस्टम की बात करते हैं, यहाँ पे DFC होगा। ठीक है, GFC से ज़्यादा। DFC में भी कनेक्टेड विथ GFC एट सम लेवल। ठीक है, जो DFC है ये कनेक्टेड है GFC से कुछ ही लेवल पे। सम ऑर्गेनिज्म ऑफ द DFC आर द प्रे टू GFC एनिमल। कुछ ऑर्गेनिज्म, DFC का मतलब है कि डेट्रस फूड चेन के जो कुछ ऑर्गेनिज्म है प्रे हैं। प्रे का मतलब है कि खाना है किसी के लिए, शिकार है। किसके लिए, GFC के लिए, मिस ग्रेजिंग फूड चेन के लिए। सम एनिमल्स दिए हैं, एग्जाम्पल देखिए, कॉकरोच हो गए, क्रो हो गए, ह्यूमन एक्सेट्रा, और ओमनीवोरस। ठीक है, जो कॉकरोचेस हो गए, क्रो हो गए, ह्यूमन्स, ये सब क्या है, ये ओमनीवोरस है। ओमनीवोरस वो होते हैं जो वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन दोनों। मतलब कि ये हरे पदार्थ भी खाएंगे, प्लांट्स वगैरह भी खा लेंगे, और मीट वगैरह भी खा लेंगे। तो ये क्या है, ओमनीवोरस है। सच इंटरकनेक्शन ऑफ द फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। जब DFC और GFC दोनों ही मिलेंगे, दोनों ही मतलब फूड चेन का मिलन होगा, मीन्स डेट्रस फूड चेन हो गया यहाँ पे, और GFC मीन्स ग्रेजिंग फूड चेन जब मिलेंगे, क्योंकि GFC क्या करेगा, पहले तो जितने भी लिविंग हैं, प्लांट है, प्लांट से जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, इस सब में जाएगा तो GFC हो, ग्रेजिंग फूड चेन है। यहाँ पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ग्रेज कर रहे हैं। लेकिन जब डेथ हो जाएगी, जो सबसे टर्शरी कंज्यूमर हो गया, उसकी जब डेथ हो जाएगी तो वो DFC में आ जाएगा, फिर DFC चेन चलेगा, फूड चेन मीन्स डेट्रस फूड चेन चलेगा डेथ के बाद। क्योंकि डेड ही ऑर्गेनिक मैटर जो होगा वो रॉ मटेरियल होगा, या फिर वही खाना होगा किनके लिए, DFC के लिए, और यहाँ से इनके प्राइमरी कंज्यूमर का काम स्टार्ट होने लगेगा। क्योंकि प्रोड्यूसर वन एंड ओनली क्या है, प्लांट्स है। चाहे DFC के लिए हो चाहे GFC के लिए, खाना से प्लांट्स बना रहा है। लेकिन प्लांट से और जितने भी रिलेटेड ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं वो चेन के लिए क्या बन रहे हैं, एनर्जी का फ्लो बन रहे हैं। ए स्पेसिफिक प्लेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, जो स्पेसिफिक प्लेस है किसी भी फूड चेन में ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, वो ट्रॉपिक लेवल है। जैसे प्लांट अगर सबसे प्रोड्यूसर है नीचे तो उसका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, जो प्राइमरी कंज्यूमर है जो उसने खा रहा है सेकेंड ट्रॉपिक, फिर उसको कंज्यूम करने वाला थर्ड ट्रॉपिक लेवल, उसके ऊपर कंज्यूम करने वाला फोर्थ। इस तरीके से ट्रॉपिक लेवल है, जैसे यहाँ पे दिया गया है फ्लो चार्ट के थ्रू। प्राइमरी प्रोड्यूसर,
प्राइमरी प्रोड्यूसर हमेशा प्लांट्स होंगे, ग्रीन चीज़ें होंगी, एल्गी हो सकता है, कोई भी प्लांट्स हो सकते हैं, चाहे फाइटोप्लैंक्टन हो गया, ये सब क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है, मीन्स खाना बनाते हैं, चाहे लैंड पे हो चाहे एक्वेटिक सिस्टम में कहीं भी हो, जो खाना बनाएगा वो प्राइमरी प्रोड्यूसर है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है दिया है फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास, ट्री एक्सेट्रा, ये क्या है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है। फिर प्राइमरी कंज्यूमर जो प्लांट्स को फीड करेगा, प्रोड्यूसर को खाएगा, उसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल 1 2 3 इस तरीके से चलता रहेगा, नीचे से स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स प्राइमरी प्रोड्यूसर से ही स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन कंज्यूमर क्या होगा, प्रोड्यूसर के खाने के बाद कंज्यूमर स्टार्ट होगा। ठीक है, इसमें क्या आएंगे, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में हर्बीवोर्स आएंगे, जो क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूसर को खा रहे हैं, मतलब कि इन्हें हरी चीज़ें पसंद है, ये किसी को मार के नहीं खा रहे, इसे प्लांट्स को ही फीड कर रहे हैं। जैसे जो प्लैंक्टन हो गया, ग्रास होपर, जो प्लैंक्टन जो होगा ये होगा एक्वेटिक इकोसिस्टम का, ग्रास होपर, काऊ, ये सब क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है, जो कि प्लांट्स को खा रहे हैं, ग्रासेस खा रहे हैं। थर्ड ट्रॉफिक लेवल की बात करते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर है, हम इसको बोल सकते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स है। ठीक है, अब ये किसको खाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर को अपने खाएंगे, जो नीचे वाले साइकिल है, क्या है कि ये नीचे वाले को खा के ऊपर वाले एनर्जी लेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है टर्सरी, यहाँ पे दिया थर्ड ट्रॉफिक लेवल, मीन्स बर्ड हो गया, फिशेस हो गया, वुल्फ हो गया, ये सब क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, या फिर बोल सकते हैं हम प्राइमरी कार्निवोर्स होंगे। फिर ये टर्शरी कंज्यूमर की बात करते हैं, ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल है, या टॉप कार्निवोर्स बोल सकते हैं, एकदम प्योरली क्या होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, प्लांट्स को नहीं फीड करते हैं, ये सिर्फ अपने जो नीचे वाले सेकेंडरी कंज्यूमर है, या फिर हम बोल सकते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स है, उनको फीड करते हैं। एग्जाम्पल जैसे है मैन, लायन एक्सेट्रा। ठीक है, ये फ्लो चार्ट बहुत ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रॉफिक लेवल हमेशा 1 2 3 4 इस तरीके से डिफाइंड होगा। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड हो गया, थर्ड, फोर्थ, लेकिन हमेशा याद रहना चाहिए कि जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होगा वो बेस में क्या होगा, प्राइमरी प्रोड्यूसर होगा, सिर्फ एक खाना बनाएगा, चाहे डीएफसी साइकिल हो चाहे जीएफसी हो। ठीक है, कोई भी चेन हो, ये खाना सिर्फ बनाएगा प्राइमरी प्रोड्यूसर। इसके बाद जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा सेकेंड ट्रॉफिक होगा, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर थर्ड ट्रॉफिक लेवल, फिर टर्सरी कंज्यूमर फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, मीन्स ट्रॉफिक लेवल तो सेम बढ़ता रहेगा 1 2 3 4, लेकिन जो ये प्रोड्यूसर होगा हमेशा क्या होगा, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आएगा। आगे चलते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेड एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी की बात की गई है, ये देखिए यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होगी, फिर जो इसको फीड करेगा इसको थोड़ा एनर्जी मिलेगी, फिर इसको जो फीड करेगा इसको भी थोड़ा, फिर इसको जो फीड करेगा थोड़ा, मतलब कि जो सबसे नीचे रहेगा उसके पास क्या है, एनर्जी ज़्यादा है, और उसके ऊपर जो फीड करेंगे उनके पास कम एनर्जी रहेगी। ठीक है, when an organism die it become dead biomass detritus its energy source for decomposer। जब कोई ऑर्गेनिज्म डेड कर जाता है तो क्या हो जाएगा, डेड बायोमास। बायोमास का मतलब उसकी पूरी बॉडी का वेट है। ठीक है, इसको बोलते हैं बायोमास। ठीक, पूरे बॉडी का जो वेट है वो बायोमास है, चाहे ड्राई वेट हो और फ्रेश वेट, दोनों को मिला के बायोमास बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, डेट्रस। डेट्रस क्या है, वेस्ट चीज है, डेड ऑर्गेनिक मैटर, जो कि क्या है, एनर्जी सोर्स है किसके, डिकम्पोजर। डिकम्पोजर में कौन आएगा, ये आएंगे डीएफसी चेन वाले। ठीक है, डेट्रस फूड चेन वाले के लिए क्या है, ये सोर्स है एनर्जी का, खाना इनको मिलता है यहाँ से, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स डेड ऑर्गेनिक मैटर इनको ब्रेक डाउन करके सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में चेंज करते हैं, और एनर्जी भी लेते हैं और बाकी सराउंडिंग में भी एनर्जी देते हैं ये। तो डिकम्पोजर में आएंगे बैक्टीरिया, फंजाई आ जाएंगे। ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल डिपेंड ऑन दोज एट द ट्रॉफिक लेवल फॉर दियर एनर्जी। जो ऑर्गेनिज्म है हर एक ट्रॉफिक लेवल का डिपेंड करता है अपने लोअर ट्रॉफिक लेवल, मीन्स कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है सेकेंडरी कंज्यूमर है, इनमें क्या होगा, जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा किस पे डिपेंड करेगा एनर्जी के लिए, प्राइमरी प्रोड्यूसर पे। फिर जो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा ये डिपेंड करेगा किस पे, प्राइमरी कंज्यूमर पे अपनी एनर्जी लेवल के लिए, एनर्जी के लिए। टर्सरी कंज्यूमर जो है ये सेकेंडरी कंज्यूमर पे डिपेंड करेगा एनर्जी के लिए। ठीक है, कि जितने भी आप ऊपर जाएंगे सक्सेसिवली का मतलब है कि आप ऊपर बढ़ते जाएंगे लगातार, तो क्या होगा, जो ट्रॉफिक लेवल जब बढ़ेंगे तो उनकी जो एनर्जी है उसके नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल पर डिपेंड करेगी। आगे चलते हैं, द अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल इन द ट्रॉफिक लेवल एट ए गिवन टाइम इज ए स्टैंडिंग क्रॉप। कि जो अमाउंट है लिविंग मटेरियल का किसी भी गिवन टाइम पे वो स्टैंडिंग क्रॉप है। क्रॉप का मतलब ये मत समझिए कि सिर्फ क्रॉप्स की बात की जा रही है, सिर्फ प्लांट्स की नहीं, ये सारे लिविंग मैटर की बात की जा रही है, चाहे ह्यूमंस हो, चाहे कोई अदर एनिमल हो, चाहे क्रॉप्स हो, कोई भी हो, कि क्या है अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर की, जो जिंदा लिविंग मैटर, जैसे मैं हूँ, मैं लिविंग मैटर हूँ, किसी एक ट्रॉपिक लेवल के लिए किसी एक समय पे मैं क्या हूँ, एक स्टैंडिंग क्रॉप हूँ जो मुझे फीड करेगा। मैं प्लांट को फीड कर रही हूँ, मुझे फीड कोई और करेगा जो मेरे ऊपर वाला ट्रॉपिक लेवल पे हो सकता है। ठीक है, लायन हो गया, टाइगर हो गया, तो मैं क्या हूँ, एक समय के लिए मैं क्या हूँ, स्टैंडिंग क्रॉप हूँ।
ठीक, स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब यही है कि जितना भी अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल है किसी भी ट्रॉपिक लेवल का एक समय के लिए एट अ गिवन टाइम, वो क्या है, स्टैंडिंग क्रॉप। क्रॉप से एक क्रॉप की बात नहीं कर रहे, किसी भी लिविंग मैटर की बात करें, ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया, क्रॉप, एनीथिंग। ठीक, इट मेजर एज द बायोमास मीन्स मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और द नंबर इन अ यूनिट एरिया। ठीक है, ये कैसे मेजर करते हैं, जो बायोमास है, मास ऑफ लिविंग मटेरियल या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की गई है, और द नंबर, ठीक है, या तो नंबर है ढेर सारे, जैसे मान लीजिए मैं एक रूम में अकेली हूँ तो मैं एक क्या हूँ, बायोमास हूँ। ठीक है, मैं एक लिविंग मटेरियल के क्या हूँ, एक बायोमास हूँ। ठीक है, एक टाइम के लिए। लेकिन अगर इसी रूम में 10 लोग हों तो ये भी बायोमास हुआ, क्योंकि 10 लोगों का वेट काउंट किया जाएगा एक टाइम पे, एक रूम में है, ये क्या है, ये भी बायोमास है। इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप, इसे मेजर किया जाता है। चाहे बायोमास ऑफ इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या फिर नंबर में हो, मतलब बहुत सारे हों एक टाइम पे, वो टाइम से ही मापा जाता है, मीन्स मेजरमेंट किया जाता है, स्टैंडिंग क्रॉप। बायोमास ऑफ स्पीसीज इज मेजर इन टर्म ऑफ फ्रेश और ड्राई वेट, कि जो बायोमास होता है किसी भी स्पीसीज को, इसको किस में मेजर करते हैं, फ्रेश वेट में या फिर ड्राई वेट। फ्रेश वेट का मतलब क्या होता है, फ्रेश वेट में क्या होते हैं कि बॉडी, जैसे मैं हूँ, मैं एक फ्रेश वेट हूँ क्योंकि मेरे बॉडी में सारी चीज़ें प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, मिनरल्स प्रेजेंट है, सारी चीज़ें प्रेजेंट है। ठीक है, ऑर्गेनिक चीज़ भी प्रेजेंट है, इनऑर्गेनिक चीज़ भी प्रेजेंट है। मैं क्या हूँ, एक फ्रेश हूँ। लेकिन अगर मुझे बर्न कर दिया जाए तो मेरी बॉडी से क्या होंगे, जितने वाटर हैं सब एवोपरेट हो जाएंगे, मैं क्या बन जाऊंगी, ऐश बन जाऊंगी, राख बन जाऊंगी। तो ये क्या है, ड्राई वेट है। ठीक है, कि फ्रेश वेट का मतलब कि वाटर कंटेंट भी है उसमें और उसमें जान भी है, लिविंग है वो। ठीक है, तो क्या है, ये फ्रेश वेट हो गया। लेकिन ड्राई वेट में क्या होगा, वाटर एवोपरेट करा देते हैं। ठीक है, उनको मतलब हीट कर दिया जाता है, जो बचता है लास्ट में वो ड्राई वेट होता है। ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट बिकॉज इट इज द एग्जैक्ट मास ऑफ द बॉडी विच रिमेन कॉन्स्टेंट। जो ड्राई वेट होता है मोर एक्यूरेट होता है, क्यों, क्योंकि वाटर कंटेंट यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है, वाटर तो एवोपरेट हो गया, तो वाटर कंटेंट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो ड्राई वेट जो होता है सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट देता है, क्योंकि जो मास होगा बॉडी का ये कांस्टेंट होगा। मेरे बॉडी का जो मास होगा कांस्टेंट होगा, अगर वाटर निकाल दिया जाए जितना मास बचा है यही मेरा है। लेकिन अगर मैं वाटर मेरी बॉडी में अवेलेबल है तो मेरा ये मास एक्यूरेट नहीं बताएगा, तो मेरा ये फ्रेश वेट हो गया। Number of the trophic level in the GFC means grazing food chain is restricted as it follow 10% law. Only 10% of energy is transferred to each trophic level from lower trophic level. जो नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल है जीएफसी मीन्स ग्रेजिंग फूड चेन की बात करते हैं, रिस्ट्रिक्टेड है। केवल 10% एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफर होगी अपने लोअर ट्रॉफिक लेवल से अपर ट्रॉफिक लेवल में। ठीक है, यही होगा इसमें। जैसे कि मान लीजिए इसके पास एनर्जी है 1000, तो यहाँ पे जो 10% होगा, 1000 का जो 10% होगा, ठीक है, यही अपने ऊपर वाले पे जाएगी। ये देखिए इसका जो 10% होगा 100, तो यहाँ पे ऊपर क्या जाएगा 100। ठीक है, फिर इसके ऊपर क्या जाएगा 10 जाएगा, इसके ऊपर 1% जाएगा। जैसे मान लीजिए इसकी एनर्जी है 1000 जूल है। ठीक, इसका जो 10% होगा, 1000 जूल का जो 10% होगा, इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, ये कट हुआ कितना हुआ 100, मीन्स यहाँ पे 1000 जूल है, तो ऊपर क्या होगा 100 जूल। एक एक जीरो हटाते जाइए, 10% ना कंप्लीट होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा 10 जूल हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 1 जूल। मतलब कि जो भी है प्राइमरी प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर में एनर्जी जा रही, फिर वहाँ से सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्सरी, जितना भी एनर्जी है उसका 10% ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल को ट्रांसमिट होगा। यही है 10% लॉ। ठीक है, आगे चलते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार सवाल पूछा जाता है बोर्ड्स में भी, नीट में भी, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी है ये। ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड, हम पिरामिड के थ्रू क्या पता करेंगे कि कितने नंबर में है, कितना बायोमास प्रेजेंट है, ठीक है, कितनी एनर्जी फ्लो हो रही है, हम पिरामिड्स के फॉर्म में करेंगे। ठीक, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फूड चेन इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड इसका इकोलॉजिकल पिरामिड। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किसकी करें, रिप्रेजेंटेशन किसकी हो रही है, फूड चेन की हो रही है। फूड चेन का मतलब है कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है इससे कितनी एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर ने लिया, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। यहाँ पे क्या हो रहा है, फूड चेन जो बना है एक दूसरे को फीड करके डिपेंड रहना, ये क्या है, इसको हम इकोलॉजिकल पिरामिड के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, पिरामिड्स के फॉर्म में, तो इसीलिए लिखा गया इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल इन द सेंस कि एक दूसरे से जब कनेक्टेड है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, एक दूसरे से कनेक्टेड है अपने फिजिकल इन्वायरमेंट से, इकोलॉजी। तो जो पिरामिड बना है इसे इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। ठीक है, द बेस ऑफ द पिरामिड रिप्रेजेंट द प्रोड्यूसर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। जो बेस होगा, हमेशा याद रखना, ये जो बेस होगा हमेशा किसी भी पिरामिड का क्या होंगे, प्राइमरी प्रोड्यूसर होंगे, खाना बनाएंगे और इनको फिर क्या करेंगे, इनके ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल फीड करेंगे, इनसे एनर्जी लेंगे 10%, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है,
ये होंगे हमेशा बेस पे होंगे ये, ठीक है। ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में होंगे। द अपेक्स रिप्रेजेंट द टर्शरी और टॉप लेवल कंज्यूमर। जो एपेक्स में एकदम ऊपर जो होंगे वो क्या होंगे, टर्शरी कंज्यूमर होंगे या फिर टॉप लेवल कंज्यूमर होंगे। इकोलॉजिकल पिरामिड आर 3 टाइप। इकोलॉजिकल पिरामिड 3 टाइप्स के होते हैं। पहला पिरामिड ऑफ नंबर, नेक्स्ट पिरामिड ऑफ बायोमास, थर्ड है पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है। पिरामिड ऑफ नंबर हो गए, पिरामिड ऑफ बायोमास हो गए, पिरामिड ऑफ एनर्जी। नंबर इन द सेंस कि 10 है, 1000 प्रेजेंट है, लाख प्रेजेंट है, कि नंबर हो गए। बायोमास का मतलब कि अगर 2 लोग हैं, 2 का वेट मान लीजिए 70 है तो 140 kg हो गया, तो बायोमास का मतलब पूरा वेट, ठीक है। और बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी फ्लो मतलब क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि इसका 1000 अगर जूल है तो ऊपर कितना जा रहा है, इसका 10%, तो 100 जाएगा, इसके ऊपर 10 जूल जाएगा, इसके ऊपर 1 जूल, तो मतलब एनर्जी फ्लो मतलब 10% लॉस होके ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल पे जाएगा, अपने बॉटम वाले ट्रॉफिक लेवल से, लोअर ट्रॉफिक लेवल से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर, यहाँ पे नंबर्स की बात की जाए, यहाँ पे कोई बायोमास नहीं, यहाँ पे नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1000 है, लाख है, ये सब क्या है, नंबर के बिहाफ पे। एग्जाम्पल है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में क्या होता है कि बहुत सारा नंबर होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ग्रास से ही पता चल रहा है कि प्रोड्यूसर तो सबसे ज़्यादा होंगे क्योंकि यही खाना बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है इतने हैं अमाउंट में। फिर इनको जो फीड कर रहा है, इंसेक्ट हो सकता है, बर्ड्स भी हो सकती हैं, मैमल्स भी हो सकते हैं, ये क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है, इनका नंबर इनसे कम होगा। फिर इनके ऊपर जो सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे, जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं या फीड करते हैं, एनर्जी ले रहे हैं, उनसे थोड़े क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। फिर जो टर्सरी कंज्यूमर होंगे, जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खा रहे हैं, वो सबसे कम होंगे, ठीक है, उनका नंबर कम होगा। प्राइमरी प्रोड्यूसर हमेशा ज़्यादा होगा क्योंकि ये क्या है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात की गई है नंबर की, ठीक है। और ये क्या है, अपराइट है, इसको बोलते हैं अपराइट पिरामिड, मीन्स कि ये सीधा जा रहा है। जो एनर्जी फ्लो है अपने सीक्वेंस में है, ठीक है, उल्टा नहीं है। जो यहाँ पे बेस से ज़्यादा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरीके से कि मतलब पहले ये ज़्यादा है, फिर कम है, फिर कम है, फिर कम है, ठीक है। ये है डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको बोल सकते हैं, बड़े से छोटा हो जा रहा है नंबर, यहाँ पे नंबर कम हो रहे हैं। पिरामिड ऑफ बायोमास, इट शो शार्प डिक्रीज इन द बायोमास एट हायर ट्रॉफिक लेवल। जो पिरामिड ऑफ बायोमास है ये हमको शार्प दिखेगा कि डिक्रीज हो रहा है बायोमास हायर। जैसे कि यहाँ पे भी देखो नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, शार्पली हमको दिख रहे हैं। प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा है, फिर कंज्यूमर है, फिर इससे बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी, नंबर डिक्रीज हो रहे हैं। लेकिन बायोमास में भी यही सेम होगा कि यहाँ पे जो प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा, फिर कंज्यूमर, इस तरीके से होगा। ये देखिए यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर है इतना, फिर क्या है यहाँ पे कंज्यूमर इतने हो गए, ठीक है। बायोमास की बात की जा रही है, मीन्स पूरा टोटल वेट की बात की जा रही है एक टाइम पे, ठीक है। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी, क्या है, इनका डिक्रीज हो रहा है, मीन्स पहले ज़्यादा थे, फिर में ये डिसेंडिंग ऑर्डर, इसी को हम क्या बोलते हैं, अपराइट पिरामिड है, ठीक है। अपराइट का मतलब होता है कि जो बेस होगा, प्राइमरी प्रोड्यूसर होंगे सबसे ज़्यादा होंगे, जो टर्शरी कंज्यूमर होंगे सबसे कम होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी में क्या होगा कि यहाँ पे एनर्जी फ्लो होगा। एनर्जी फ्लो कैसे होगा, अब उसके जो नीचे वाला सबसे लोअर ट्रॉफिक लेवल है वो अपनी एनर्जी 10% उस अपने ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल को देगा, फिर उसके जो ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल अपने नीचे वाले से इस तरीके से लेगा, मीन्स नीचे से ऊपर ऊपर इस तरीके से जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, प्राइमरी प्रोड्यूसर कन्वर्ट ओनली 1% ऑफ एनर्जी इन सनलाइट अवेलेबल टू देम इनटू एनपीपी। जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, मीन्स प्लांट्स की बात की जा रही है, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर ये प्लांट है, केवल 1% सनलाइट की एनर्जी लेता है और किसमें बदल रहा है, एनपीपी का मतलब होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जैसा कि हम जानते हैं जीपीपी, प्लांट ने क्या किया, पूरा खाना बना लिया, फिर उसको क्या होता है, रिस्पायरेशन लॉस होता है। ये जो रिस्पायरेशन लॉस है इसमें जीपीपी से माइनस कर देंगे जितना उसने ऑर्गेनिक मैटर बनाया, फिर क्या बचता है इस पर, एनपीपी, ठीक है। इसको बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसको कौन लेता है, ये लेते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। ये प्राइमरी कंज्यूमर के लिए बायोमास प्रेजेंट है, ठीक है। जीपीपी का मतलब होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो पूरा प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करके पूरा बना दिया है, ठीक है। ये पूरा टोटल हो गया। अब प्लांट भी तो यूज करेगा, अब जो कमा रहे हैं अगर खुद ही ना पैसा यूज करे, अपने यूज में ना ले, तो फिर उसका कमाने का क्या मतलब है। मैं बात कर रही हूँ प्लांट की, अगर खुद खाना बना रहे हैं, अगर ये खुद ही खाना ना खाए, दूसरों को ही देते रहे, तो फिर इनका जीने का क्या मतलब है, कैसे रहेंगे। तो ये क्या होगा, रिस्पायरेशन लॉस में ले लेगा और जो बचेगा वो होगा एनपीपी, ठीक है। इनका ये जो बचा हुआ है ये तभी दूसरे को दे सकते हैं जब खुद पैसा रहे ज़्यादा, हम अपना उस सारी चीज़ें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कंप्लीट कर लें, फिर हम किसी की हेल्प कर सकते हैं। तो यही है कि प्लांट ढेर सारा खाना बना लेते हैं, जितनी इनकी ज़रूरत होती है रिस्पायरेशन लॉस में वो अपना यूज़ कर लेते हैं। बाकी जो बचा हुआ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, इनके जो प्राइमरी कंज्यूमर है ये सब क्या करते हैं, फिर इनको एनर्जी फ्लो हो जाती है, इनको ये बायोमास फ्लो हो जाता है।
ठीक है। जो प्लांट होंगे केवल 1%, केवल ओनली 1% सनलाइट एनर्जी को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं जीपीपी में, फिर अपना रिस्पायरेशन लॉस करके एनपीपी बना देते हैं, मीन्स नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। फिर इसको कॉल लेंगे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी। यहाँ पे जो एनर्जी फ्लो होगा, जो इसकी एनर्जी होगी, इसका 10% इस पे जाएगा। देखिए यहाँ पे, देखिए इसकी एनर्जी कितनी है, कितना है यहाँ पे, 1 10 100 1000 10,000 है। इसका 10% ऊपर गया तो 1000 होगा, इसका 10% ऊपर गया तो 100 जूल हो गया, ठीक है। इसका 10% ऊपर गया तो 10 जूल। मीन्स जो भी है प्राइमरी प्रोड्यूसर से लेके टर्सरी कंज्यूमर तक 10% का क्या होगा, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसके जो नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल है उनसे सिर्फ 10% एनर्जी जाएगी। मीन्स इसके पास 10,000 जूल थे, लेकिन जो ऊपर वाले हैं उसको कितना मिला, 1000। मीन्स 9000 इसने अपने जीवन में रिस्पायरेशन लॉस के जो भी इसकी नीड्स थे उसने लिया। जो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे उसके पास 1000 थी एनर्जी, लेकिन उसके जो ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल को कितना पहुंचेगी, 100 जूल पहुंचेगा, मतलब उसने 900 को यूज़ किया। फिर जो टर्सरी कंज्यूमर होंगे उनको 10 जूल पहुंचेगी। मीन्स जो सेकेंडरी कंज्यूमर उसने अपनी लाइफ में 90 जूल यूज़ किया, ठीक है। ये है फ्लो। आगे चलते हैं। Any calculation of the energy content, biomass or the number has included all the organism at the trophic level। कोई भी कैलकुलेशन हो किसी तरीके की एनर्जी कंटेंट में या बायोमास में या नंबर में, ये सारे ऑर्गेनिज्म को हम कैसे करते हैं, ट्रॉफिक लेवल के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे ये एनर्जी वाला दिया गया है इस तरीके से, ठीक है। आगे चलते हैं। ए ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट द फंक्शनल लेवल, नॉट ए स्पीसीज सच, ठीक है। एक जो ट्रॉफिक लेवल है, ये ट्रॉफिक लेवल, ये किसी स्पीसीज को नहीं बता रहा है, ये फंक्शनल यूनिट है। प्लांट से जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, तो इसमें ये नहीं कि बता रहा है कि ये अलग स्पीसीज का प्लांट है, ये इस स्पीसीज का, नहीं। जितने भी दुनिया में प्लांट हैं, सारी प्लांट्स की बात की रहा है, कोई स्पीसीज लेवल पे बात नहीं है, फंक्शन लेवल पे। फंक्शन इन द सेंस कि प्लांट का काम होता है खाना बनाना, फोटोसिंथेसिस करना, तो उसके फंक्शन लेवल को कंसीडर कर रहा है, ठीक है। ये नहीं कि स्पीसीज लेवल पे, ये सिर्फ फंक्शनल लेवल पे कर रहा है। आगे चलते हैं। ए स्पीसीज में ऑक्यूपाई मोर देन 1 ट्रॉपिक लेवल इन दी सेम इकोसिस्टम एट अ टाइम। कोई स्पीसीज है वो एक से ज़्यादा एक इकोसिस्टम में रह सकता है, ठीक है, एक ट्रॉफिक लेवल से। इसका क्या पता, कुछ स्पीसीज हैं प्लांट्स को खा रहे हैं, वो क्या होंगे, सीधे क्या होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर। लेकिन कुछ स्पीसीज ऐसे हैं कि कोई प्लांट को खाने के बाद वो जो हर्बीवोर्स उनको खा रहे हैं, तो क्या हो गए, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए। जैसे एग्जांपल दिया यहाँ देखिए, स्पैरो इज अ प्राइमरी कंज्यूमर व्हेन इट ईट सीड फ्रूट पी, ठीक है। इट इज सेकेंडरी कंज्यूमर व्हेन ईट इंसेक्ट एंड वॉर्म्स। क्या होता है यहाँ देखिए, मैं पिरामिड के थ्रू बता रही हूँ। जैसे ये देखिए, स्पैरो कहाँ पे आएगी, यहाँ पे। ये प्लांट है, अगर वो प्लांट्स के फ्रूट को खा रही है, प्लांट के सीड को खा रही है, तो क्या होगी, प्राइमरी कंज्यूमर हो गई, ठीक। लेकिन अगर ये प्लांट को कौन खा रहा है, इंसेक्ट खा रहा है, कोई वॉर्म खा रहा है, कीड़े मकोड़े खा रहे, फिर इसके बाद स्पैरो क्या कर रही है, इस इंसेक्ट को खा रही है, तो क्या हो जा रही है, सेकेंडरी कंज्यूमर। मतलब एक ही इकोसिस्टम में मतलब एक स्पैरो है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म है, उसका क्या होता है, ट्रॉफिक लेवल अलग हो सकता है। अगर स्पैरो क्या करे, सीधे प्लांट को फीड करी, उसके सीड को फीड करी, फ्रूट को, तो क्या हो रही है, प्राइमरी कंज्यूमर। लेकिन अगर जो सेकेंडरी कंज्यूमर का काम कर रही है, मतलब कि वो इंसेक्ट जो होते हैं वो प्लांट को अगर खा रहे हैं, ठीक है, तो वो इंसेक्ट को अगर ये स्पैरो खा रही है, तो क्या हो जा रही है, सेकेंडरी कंज्यूमर हो जा रही है। तो मतलब एक इकोसिस्टम में उसका दो ट्रॉफिक लेवल हो रहा है। In most ecosystem, all the pyramid are upright, ठीक है। That is, producer are higher in number, biomass, energy than the herbivores, and herbivores are higher in number and biomass and energy than carnivores। ज़्यादा करके मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम में क्या होता है कि अपराइट का मतलब क्या होता है, सीधे। मीन्स जो नीचे वाले होंगे इनका बायोमास या इनका नंबर, इनका एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। मीन्स प्राइमरी प्रोड्यूसर ज़्यादा है ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल से। यहाँ पे देखिए, ये वाला जो है ज़्यादा है इसके कंपेयर टू सेकेंडरी कंज्यूमर्स। फिर टर्शरी वाला क्या है, कंज्यूमर क्या है, ये वाला ज़्यादा है इसके कंपेयर में, ठीक है। तो क्या होता है, जो नीचे वाले, जो लोअर ट्रॉफिक लेवल होते हैं, इस तरीके के जो नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल होंगे, हमेशा जो अपर ट्रॉफिक लेवल से क्या होंगे, चाहे बायोमास, चाहे नंबर, चाहे एनर्जी में क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। इसे कहते हैं अपराइट पिरामिड, ठीक है। अपराइट पिरामिड का मतलब हमेशा यही होता है कि जो लोअर ट्रॉफिक लेवल होते हैं, इनका एनर्जी, बायोमास या फिर जो भी इनका नंबर है वो ज़्यादा होता है अपराइट के लिए। मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम के बाद, सारे इकोसिस्टम ने ज़्यादा करके, मेजॉरिटी। बट इन सम केसेस इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर एंड बायोमास प्रेजेंट। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं इन्वर्टेड, हमको उल्टा देखने को मिलता है पिरामिड्स, किसमें, नंबर और
बायोमास में। लेकिन हमने तो 3 टाइप की पिरामिड पढ़नी है, पहला पिरामिड ऑफ नंबर, दूसरा पिरामिड ऑफ बायोमास, तीसरा पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब जो इन्वर्टेड पिरामिड होते हैं सिर्फ 2 केसेस में हो सकते हैं, एक तो नंबर में हो सकते, एक बायोमास में, एनर्जी में नहीं हो सकते। एनर्जी में हमेशा अपराइट पिरामिड होता, हमेशा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन सिर्फ किस में है, पिरामिड ऑफ नंबर में, पिरामिड ऑफ बायोमासेस में है। ठीक है, अब चलिए पढ़ते हैं इन्वर्टेड पिरामिड नंबर किस में दिया गया है, इंसेक्ट की बात की गई है एग्जाम्पल की। जो इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर में हमको देखने को मिला कि इंसेक्ट क्या करे, फीड ऑन ट्री। ठीक है, एक ट्री है इतना बड़ा सा, उससे मान लीजिए लाखों इंसेक्ट आके फीड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर तो एक ही है ना, एक ट्री ही प्रोड्यूसर है और उसके ऊपर ढेर सारे इंसेक्ट आके लार्ज नंबर पे, तो इस तरीके से बनेगा। मान लीजिए प्राइमरी प्रोड्यूसर मीन्स प्लांट हो गया, मीन्स ट्री हो गया ये, और इस पर इंसेक्ट है, क्या है ये, कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर हो गई ये, प्राइमरी कंज्यूमर, तो इनका नंबर ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, कम, ये क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड। यहाँ पे देखने को मिलेगा जो लोअर ट्रॉफिक लेवल है ये क्या है, अपने नंबर में कम है, और जो उसके ऊपर हायर ट्रॉफिक लेवल ये ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, ये यहाँ पे देखिए ये प्लांट होगा, प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है, इसके ऊपर इंसेक्ट लार्ज नंबर में होंगे, ये कहीं प्लांट पे मान लीजिए लाखों इंसेक्ट आ गए, तो प्लांट जो भी बनाया है खाना वो तो कम ही है ना एज कम्पेयर टू प्राइमरी कंज्यूमर। तो क्या हो गया, ये इन्वर्टेड पिरामिड, मतलब कि जो बेस है ये क्या है, कम है। ठीक है, इसका जो नंबर है कम है, और ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है इनका नंबर ज़्यादा है, तो ये इन्वर्टेड पिरामिड हो गया। आगे चलते हैं, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास का मैंने पहले ही बता दिया, वेट है, चाहे ड्राई वेट हो गया चाहे फ्रेश वेट हो गया, ये वेट की बात की जा रही है पूरा। ठीक है, स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट अ लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ द जूप्लैंक्टन। ये कहना चाहता है कि जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, पानी के अंदर क्या होता है, स्मॉल प्लांट्स होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन का मतलब ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ। मैंने हमेशा कहा है, चाहे डीएफसी हो चाहे जीएफसी हो, चाहे ग्रेजिंग फूड चेन हो चाहे डिट्रस फूड चेन हो, प्रोड्यूसर हमेशा ग्रीन प्लांट्स होंगे। ठीक है, चाहे फाइटोप्लैंक्टन हो चाहे एल्गी हो चाहे ट्रीज हो चाहे जो भी हो, प्लांट हमेशा प्रोड्यूसर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि जो क्रॉप है फाइटोप्लैंक्टन, ये तो प्रोड्यूसर होगी, ये सपोर्ट करे लार्ज नंबर ऑफ जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है, ये क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं किसको, फाइटोप्लैंक्टन। सो प्लैंक्टन तो कम नंबर में, पानी में क्या देखने को मिलता है, ज़्यादा करके मछलियाँ हैं, कितने ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स तो कम देखने को मिलते हैं ना, तो इनका जो बायोमास है कम है एज कम्पेयर टू जूप्लैंक्टन। ठीक है, इसी तरीके से बनेगा कि ये देखिए फाइटोप्लैंक्टन है एक्वेटिक सिस्टम में, और इसके ऊपर जो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे ये क्या होंगे, जूप्लैंक्टन होंगे। ये बेस क्या है, कम है, मीन्स प्राइमरी प्रोड्यूसर का बायोमास यहाँ पे कम है और ये जूप्लैंक्टन का बायोमास ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया, इन्वर्टेड पिरामिड हो गया। पिरामिड अब ये बायोमास की चल रही कहानी। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज इन्वर्टेड बिकॉज ऑफ बायोमास ऑफ फिशेज फॉर एक्सीडेड देन द फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, बायोमास का मतलब पूरा टोटल वेट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो पिरामिड ऑफ बायोमास किस में देखने, सी, समुद्र में देखने को मिल रहा है एट ए टाइम। ठीक है, एक समय पे क्या होता है कि जो बायोमास होगा फाइटोप्लैंक्टन का, उनका कम होगा, वेट की बात की जा रही है, और उसके ऊपर क्या होंगे, जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं खूब खा रही हैं फाइटोप्लैंक्टन को, वो क्या है, उनका वेट ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्टेड पिरामिड मिलेगा। Pyramid of energy always upright because some energy is always lost as heat at each trophic level. So energy at a lower trophic level is always more than the higher trophic level. ठीक है, मैंने पहले कहा है कि जो हम लोग को एक्सेप्शन देखना है वो किस में देखना है, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास। जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होंगे हमेशा अपराइट होंगे। अपराइट इसलिए होंगे क्योंकि कुछ एनर्जी क्या होगी, हीट के फॉर्म में लॉस होगी अपने हर लेवल पे। ठीक है, और जो ऊपर वाला ट्रॉपिक लेवल होगा उसके पास कम एनर्जी होगी एज कम्पेयर टू लोअर ट्रॉपिक लेवल। जैसे कि अपराइट ये है, इस तरीके की एनर्जी है, ये एनर्जी ऑफ पिरामिड हमेशा अपराइट होगा। इन द सेंस ये है कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होगा इसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी। ये 10% अपनी एनर्जी किसको दे रहा, प्राइमरी कंज्यूमर को दे रहा, और जो बाकी एनर्जी है वो हीट लॉस या उसके रिस्पायरेशन लॉस में खत्म हो रही है। फिर जो है प्राइमरी कंज्यूमर को जो फीड करेगा वो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। यहाँ पे भी केवल 10% एनर्जी किसकी जा रही है, प्राइमरी कंज्यूमर की। तो इसका मतलब है कि जो सेकेंडरी कंज्यूमर से ज़्यादा किसके पास है, प्राइमरी कंज्यूमर के पास एनर्जी है। फिर टर्सरी कंज्यूमर के पास सेकेंडरी कंज्यूमर की 10% एनर्जी जा रही है। तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होगी इस पिरामिड ऑफ
एनर्जी फ्लो में किसकी होगी, प्राइमरी प्रोड्यूसर की होगी, और सबसे कम किसकी होगी, टर्सरी कंज्यूमर की होगी। मतलब कि जो सबसे बेस पे होगा, जो प्रोड्यूसर होगा, सबसे ज़्यादा उसके पास क्या होगी, एनर्जी। और जो उसके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी, हर लेवल पे क्या होगा, 10% एनर्जी क्या होगी, केवल डिस्ट्रीब्यूट होगी, बाकी एनर्जी हीट के फॉर्म में निकल जाएगी। ठीक है, कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, अच्छाइयाँ तो हो गई, अब कुछ खामियां हैं। क्या क्या है, इट डज नॉट कंसीडर द सेम स्पीसीज बिलोंगिंग टू 2 और मोर ट्रॉफिक लेवल। ये एक स्पीसीज को, सेम स्पीसीज को क्या करता है, एक या एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल पे नहीं रखता है। ठीक है, यहाँ पे यही लिखा कि एक स्पीसीज को, सेम स्पीसीज को एक से ज़्यादा एक ट्रॉफिक, जैसे कि एग्जाम्पल दिया था स्पैरो का। स्पैरो का क्या था कि कभी ये प्राइमरी कंज्यूमर भी बन सकती है, कभी सेकेंडरी, लेकिन एक टाइम पे क्या, हम एक टाइम पे इसको हम एक जगह पे ही रखेंगे, हम दोनों जगह पे इसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला लिमिटेशन है। नेक्स्ट है, इट अज्यूम टू बी सिंपल फूड चेन दैट नेवर एग्जिस्ट इन नेचर। ये देखने में हमको क्या लग रहा है, सिंपल फूड चेन, लेकिन ऐसा नेचर में नहीं होता है। ठीक है, ग्रेजिंग के बाद भी क्या होता है, डीएफसी स्टार्ट होगा। ठीक है, ये जब टर्सरी कंज्यूमर की जब डेथ होगी इधर, तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी खत्म हो जाएगी, नहीं, एनर्जी तो हमेशा यूनिवर्स में बनी रहेगी कॉन्स्टेंटली। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी खत्म नहीं होगी। इसके बाद क्या होगा, डिकम्पोजर, जो डीएफसी चेन है, मीन्स डेट्रस फूड चेन है, इनमें क्या होगी, एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर होगी। इनके लिए जो टर्सरी कंज्यूमर है क्या होंगे, रॉ मटेरियल होंगे। ठीक है, इनके जो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे डीएफसी चेन के, बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गए, उनके लिए क्या होंगे, ये टर्सरी कंज्यूमर क्या होंगे, रॉ मटेरियल होंगे, इनको क्या करेंगे, खाना देंगे। तो ये फूड चेन इस तरीके से इतना सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इट डज नॉट अकोमोडेट फूड वेव, इसने फूड वेव नहीं बताया। फूड वेव का मतलब क्या है, जहाँ पे जीएफसी चेन और डीएफसी चेन दोनों ही रहे। ठीक है, डीएफसी चेन, डीएफसी चेन का मतलब ग्रेजिंग चेन तो बता दिया, ग्रेजिंग फूड चेन। इसके बाद क्या, डेट्रस फूड चेन, अभी ये इसने डिकम्पोजिशन वाला सिस्टम नहीं बताया, डिकम्पोजर के बारे में कुछ नहीं बताया, ये फूड वेव को नहीं बता पाया। तो ये इसकी क्या है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स की लिमिटेशंस है। और लास्ट क्या है, सेप्रोफाइट्स आर नॉट इंक्लूडेड। सेप्रोफाइट्स का मतलब क्या है, बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गए, जो माइक्रोब्स हैं, वॉर्म्स वगैरह हैं, ये क्या है, इनको इंक्लूड नहीं किया गया। कहीं भी हमने ये नहीं पढ़ा कि यहाँ पे बैक्टीरिया, नहीं पढ़ा ना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमको क्या दिखा रहा, हमको बस एक सिंपल सा ग्रेजिंग फूड चेन की कहानी बता रही है। यहाँ पे डीएफसी में डेट्रस फूड चेन की कहानी नहीं बताई गई है, हमें सिर्फ सिंपल दिखाया गया। तो ऐसा इन्वायरमेंट में ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है नेचर में, बस ये सिंपल है। ठीक है, ये तीनों पिरामिड्स जो हैं इकोलॉजिकल पिरामिड, याद रहें 3 होते हैं। पहला तो नंबर, दूसरा बायोमास होगा, तीसरा एनर्जी फ्लो। जो एनर्जी फ्लो होगा हमेशा अपराइट होगा, मतलब कि जो बेस में होगा, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होंगे, इनके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होंगे, फिर इनका 10% एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर के पास जाएगा, फिर 10% एनर्जी सेकेंडरी, फिर टर्सरी। सबसे कम जो होंगे टर्सरी कंज्यूमर के पास एनर्जी होंगे, और सबसे ज़्यादा होंगे प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास। और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जो पिरामिड ऑफ नंबर है, पिरामिड ऑफ बायोमास है, इनका भी अपराइट होगा। ठीक है, कि जो नंबर सबसे ज़्यादा क्या होंगे, प्रोड्यूसर के होंगे, या फिर बायोमास क्या होगा, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर के होगा। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे हमको इन्वर्टेड देखने को मिलते हैं पिरामिड। जैसे एग्जाम्पल दिया है नंबर के लिए कि इंसेक्ट फीडिंग ऑन द ट्री, एक ट्री है उस पर हज़ारों इंसेक्ट हैं, तो क्या है, ट्री तो एक है नंबर में, लेकिन जो 1000 इंसेक्ट है क्या है, इन्वर्टेड पिरामिड यहाँ पे बनेंगे कि ट्री 1 है यहाँ मान लीजिए, और इसके ऊपर क्या है 1000, यहाँ पे 1000 क्या है, इंसेक्ट्स हैं, तो ये इन्वर्टेड पिरामिड बनेगा। और दूसरा एग्जांपल है पिरामिड ऑफ बायोमास के। बायोमास में क्या है, अमाउंट देखे जा रहे हैं, वेट देखे जा रहे हैं कि फाइटोप्लैंक्टन का जो वेट होगा वो कम होगा, उससे ऊपर जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं, बड़ी बड़ी मछलियां जिनका वेट हज़ारों किलो होगा, उनका क्या होगा, वेट ज़्यादा होगा। तो इसमें भी हमको क्या देखने को मिलेगा, इन्वर्टेड पिरामिड। ठीक है, और जो इन्वर्टेड पिरामिड ये हैं, ये सिर्फ सी में देखने को मिलते हैं, समुद्र में देखने को मिलते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम में देखने को मिलते हैं बायोमास पे। ठीक है, और लैंड में हमको क्या देखने को मिलेंगे, जो नंबर है इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर, ये हमको लैंड पे देखने को मिलेगा टेरेस्ट्रियल फॉर्म में। और बायोमास वाला जो है इन्वर्टेड, ये हमको सी में। लेकिन जो पिरामिड ऑफ एनर्जी वो हमेशा अपराइट रहता है। बाकी जो आगे है इकोलॉजिकल सक्सेशन हो गया, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग हो गया, और इकोसिस्टम सर्विसेज है, ये चैप्टर मतलब चैप्टर में कट गए हैं, सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अगर लगता है कि है तो फिर हम इसको आगे पढ़ा देंगे। बाकी चैप्टर आज यहीं पे ख़त्म हो गया है। किसी भी तरीके की कोई क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए। और इस PDF को आपको अगर डाउनलोड करना है तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू आज के लिए।